सबसे पहले हम ली मियोन को देखते हैं, जो एक हाथ में कप को पकड़ी होती है और दूसरे हाथ में एक टेबलेट को पकड़े हुए सोच रही थी। शुरुआती गांव सच में खत्म हो गया। अब तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद ली मियोन कॉफ़ी पीने लग जाती और पीते हुए सोचती है, आर्केडिया की खासियत की वजह से हमें पता था कि कुछ अजीब चीज़ें होंगी, पर ये इस लेवल तक पहुंच जाएगी ये नहीं सोचा था। ली मियोन अंगड़ाई लेते हुए बोलती है, खैर आखिरकार लोगों ने आर्केडिया में काफ़ी दिलचस्पी दिखाई है, इसलिए हम इसे एक अच्छा सबक मान सकते हैं। मैंने डायरेक्टर को पहले कभी इतना परेशान नहीं देखा। ये सब सिर्फ एक यूजर ने किया था। मैं सच में देखना चाहती हूँ कि वो यूजर कैसा दिखता है। उसके बाद हम उसी सीन पर पहुंच गए जिधर हमारा पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। डेक्स उस बंदे की बात सुनकर हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि क्या इसे पता है कि मैं कौन हूँ। लेकिन तभी वह बंदा डेक्स के कंधे पर अपना हाथ रखकर हंसता हुआ बोलता है, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें कुछ नहीं पता, मुझे पता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम सचमुच भाग्यशाली हो। डेक्स बोलता है, क्या ऐसा है? डेक्स अपने मन में बोलता है, क्या ये सिर्फ ऐसा दिखाना चाहता है कि जैसे इसे सब कुछ पता है। उसके बाद लीम एक वीडियो डेक्स को दिखाते हुए बोलता है, ये देखिए, हाल ही में एक शुरुआती हत्यारे की घटना हुई थी। वह कहते हैं कि बिगिनर किलर के बिगिनर ब्लीज रेट से गहरा संबंध है। ये वाकई बहुत हाई लेवल जानकारी है, सिर्फ मैं ही इसे जानता हूँ। डेक्स उसकी बात सुनकर बोलता है, अरे एक अकेला यूजर ऐसा कैसे कर सकता है? और अपने मन में सोच रहा था, ये जितना सीधा दिखता है उससे कहीं ज़्यादा चालाक है। अगर मैंने यहाँ जरा भी गड़बड़ी की तो मामला बहुत उलझ जाएगा। इसे ये नहीं पता चलना चाहिए कि शुरुआती हत्यारा मैं ही हूँ। डेक्स ये सब सोचते समय बहुत ही सीरियस फेस बनाए हुए था, जिसे देखकर लीम थोड़ा घबरा जाता है और घबराता हुआ सोचता है, क्या हुआ? क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया? उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हमें एक क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक प्रोफेसर उस क्लास में बैठे हुए सभी स्टूडेंट से बोलते हैं, लगता है सभी लोग यहाँ आ चुके हैं। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं प्रोफेसर किम तेहून हूँ और मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग विभाग का इंचार्ज हूँ। मुझे दुख है कि मैं आपके स्वागत के लिए रखी गई इस मीटिंग में अचानक शामिल हो रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आपसे और आपके सीनियर से, जो पहले से ही इस कंप्यूटर इंजीनियरिंग विभाग में मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता हूं। आप सभी ने अलग अलग मीडिया और वर्चुअल रियलिटी नाम की इस टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा। इसी वजह से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति आ रही है, जैसे कि आर्केडिया। और प्रोफेसर बोलते हैं, जिन लोगों ने उस वर्चुअल दुनिया का मजा लिया है वो जानते होंगे कि अब केवल पुरानी कंप्यूटर इंजीनियरिंग के सहारे हम इस दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकते। यही कारण है कि अनगिनत चर्चाओं के बाद फैकल्टी और हमारा यूनिवर्सिटी ये फैसला लिया गया है कि वर्तमान कंप्यूटर इंजीनियरिंग विभाग का सिलेबस अब हम बदलाव के इस दौर के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहा है। डेक्स ये सब सुनते हुए अपने मन में सोचता है, वह सही कह रहे हैं, क्योंकि अब वर्चुअल रियलिटी एक नई टेक्नोलॉजी बन गई है, इसलिए पुरानी टेक्नोलॉजी अब पुरानी और बेकार हो गई है। प्रोफेसर आगे बोलते, अंत स्कूल के निर्देशक मंडल और शिक्षा मंत्रालय की लंबी चर्चा के बाद हमने यह फैसला लिया है कि इस वर्ष से कंप्यूटर इंजीनियरिंग का इसका नाम बदलकर वर्चुअल रियलिटी इंजीनियरिंग कर दिया जाएगा। मैं जानता हूं कि ये बदलाव यहाँ सभी के लिए थोड़ा परेशानी पैदा करेगा, फिर भी अगर हम दुनिया की इस बड़ी क्रांति के साथ नहीं चले तो हम यकीनन समय से पीछे रह जाएंगे। उसके बाद प्रोफेसर की बात खत्म होने के बाद हम कैंटीन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर डेक्स और लिम बैठकर खाना खा रहे थे और लिम बोल रहा था, ये सचमुच चौंकाने वाला था, ये सोचना कि पाठ्यक्रम का नाम ही बदल दिया जाएगा। लेकिन डेक्स बैठा हुआ सोच रहा था कि मैं इसके साथ खाना ही क्यों खा रहा हूँ। लिम बहुत ज़्यादा खुश होता हुआ बोलता है, और इससे भी जरूरी बात यह है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि प्रोफेसर ने ओरिएंटेशन के बीच में आर्केडिया का मुद्दा उठाया। क्या ये गजब नहीं है? लेकिन डेक्स अजीब सा मुंह बनाता हुआ बोलता है, हाँ हाँ। और डेक्स खाना खाते हुए अपने मन में सोचता है, ये तो सचमुच आर्केडिया का दीवाना है। लेकिन अचानक से लिम बोलता है कि सोचिए, आप आर्केडिया क्यों नहीं खेलते? डेक्स लिम की बात सुनकर परेशान हो जाता है और घबराता हुआ बोलता है, वो हाँ, मैं इसे खेलना चाहता हूँ, लेकिन कैप्सूल की कीमत बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने अभी तक इसे आजमाया नहीं हूँ और मैं गेम खेलने में भी अच्छा नहीं हूँ। और डेक्स मन में सोचता है, चलो अब फटाफट टॉपिक बदलते हैं, नहीं तो मैं पकड़ा जाऊंगा। और फिर उससे बोलता है, लेकिन आप आर्केडिया खेल रहे हैं, है ना? लिम बहुत ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है, बिल्कुल मैं खेलता हूँ। मैं शायद ऐसा ना लगूँ, लेकिन मेरा लेवल काफ़ी हाई है। डेक्स बोलता है, क्या सच में? और मन में सोचता है, वाह, लगता है टॉपिक बदल गया। लिम खाना खाते हुए बोलता है, जब तुम खेलना शुरू करोगे तो मुझे ज़रूर बताना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। आजकल इस गेम को खेलना थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि
नए खिलाड़ियों के लिए शुरुआती जगह रैंडम है। डेक्स बोलता है जरूर, अगर मैं इसे खेलूंगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और डेक्स अपने मन में सोचता है वह बहुत दयालु है, ये कैसा अजीब लड़का है। उसके बाद हमें आर्केडिया गेम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर डीमन किंग गुस्से में बोल रहा था, आपको इतनी देर क्यों हुई, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतनी देर इंतजार कराने की, आप में वाकई ही बहुत हिम्मत है। लेकिन डेक्स उबासी लेता हुआ बोलता है, मैं स्लाइम रेड के कारण कुछ दिनों तक सो नहीं पाया था, इसलिए आने से पहले मैंने आराम किया। डीमन किंग बोलता है, सच में तुम बहुत कमजोर हो, इसलिए मुझे इंसानों के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं चाहिए। डेक्स डीमन किंग को देखता हुआ सोचता है, लगता है ये सचमुच बहुत बोर हो गया था। तभी डेक्स के पीछे से क्यू की आवाज आती है और जब डेक्स पीछे मुड़कर देखता है तभी स्लाइम क्वीन डेक्स के गले आके लग जाती है और उसके पीछे पीछे सारे स्लाइम भी आ जाते हैं। सारे मिलकर डेक्स के ऊपर चढ़ जाते हैं और डेक्स को दबा देते हैं। डेक्स बेचारा उनके नीचे दबा हुआ बोलता है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। और डीमन किंग की भी सेम ही हालत होती है डेक्स की तरह, उसे भी एक स्लाइम ने दबा दिया होता है और डीमन किंग बोलता है, दफा हो जाओ जेली कमीने, तुम इतने चिपचिपे हो कि मुझे अब अजीब सा लगता है। उसके बाद स्लाइम क्वीन और सारे स्लाइम डेक्स और डीमन किंग के सामने खड़े होते हैं। स्लाइम क्वीन अपने कपड़े को एक हाथ से पकड़ती हुई उठाती हुई डेक्स के सामने थोड़ा सा झुक जाती है। तभी डेक्स के सामने एक स्टेटस स्क्रीन खुल जाती है, उसमें लिखा होता है, स्लाइम क्वीन आपको धन्यवाद देती है, स्लाइम रेस हमेशा याद रखेगी कि आपने मनुष्यों को भगाने के लिए क्या किया है और स्लाइम के लिए एक ऐसा क्षेत्र का निर्माण करा है जिसकी उनकी जरूरत थी। और सारे स्लाइम भी स्लाइम क्वीन की तरह करते हैं और एक स्क्रीन पॉपअप होती है जिसमें लिखा होता है, आप स्लाइम रेस के सर्वाइवर व रक्षक हैं। लेकिन डेक्स स्लाइम क्वीन के सामने हाथ उठाकर बोलता है, मैंने कुछ भी महान काम नहीं किया। लेकिन तभी और भी स्टेटस स्क्रीन खुल जाती है जिसमें बताया जाता है, टाइटल, ये स्लाइम फ्रेंड से बदलकर स्लाइम सर्वाइवर हो गया, इसके बदले आपको एक रिवॉर्ड दिया जाता है, स्लाइम क्राउन। और तभी एक क्राउन हवा में उड़ता हुआ डेक्स के सर पर आ जाता है। फिर से स्टेटस स्क्रीन खुल जाती है जिसमें बताया जाता है, पॉसिबिलिटी 2413 से बढ़ गई है, क्वेस्ट कंप्लीटेड, स्लाइम का गुस्सा। डेक्स उन सभी स्टेटस स्क्रीन को देखता हुआ बोलता है, वाह ये तो बहुत सारे पुरस्कार मिलने हैं मुझे। उसके बाद डेक्स उस टाइटल को देखता है जो अभी स्लाइम क्वीन से मिला होता है, टाइटल स्लाइम सर्वाइवर, आपने स्लाइम रेस को एक बहुत बड़े संकट से बाहर निकालने में मदद की है और उन्हें आगे बढ़ाने में मदद की है। उन्होंने आपको अपना रक्षक कहना शुरू कर दिया है और आपकी दयालुता को हमेशा याद रखेंगे। और डेक्स उस टाइटल को देखता हुआ सोच रहा होता है, अब तक गेम खेलते हुए मैंने बिगिनर किलर और स्लाइम सेवियर जैसे किताब हासिल किए हैं, बेहतर होगा कि मैं इसे कभी किसी को ना दिखाऊं। लेकिन तभी डीमन किंग बोलता है, हे मास्टर। डेक्स डीमन किंग की तरफ देखता हुआ बोलता है, ये क्या है टैन। डीमन किंग बोलता है, इस इलाके को छोड़ने के बारे में आपका क्या विचार है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं और अधिक बैगनी रंग देखूंगा तो शायद उल्टी कर दूंगा। और जब हम डेक्स की तरफ देखते हैं तो उधर स्लाइम क्वीन डेक्स का हाथ पकड़ रही थी और सारे स्लाइम डेक्स के सर पर और उसके सामने कूद रहे थे। और डेक्स अजीब सा मुंह बनाता हुआ बोलता है, हाँ मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ टैन। और पर डीमन किंग ने भी अपना मुंह अजीब सा बना रखा था। उसके बाद हम देखते हैं कि स्लाइम क्वीन अपना हाथ उठाकर बाय बोल रही थी। वैसे वह बस क्यों ही बोल रही थी, पर इतना तो देखकर हम बता ही सकते हैं कि वह क्या बोलना चाहती है। और उसके साथ सारे स्लाइम और स्लाइम क्वीन डेक्स और डीमन किंग को बाय बोलते हैं और उसके बाद हमारा डेक्स स्माइल करता हुआ बोलता है, ठीक है तो चलो चला जाए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। पिछली स्लाइम रेड की घटना के कारण शुरुआती गांव पूरी तरह तबाह हो गया था, लेकिन यूजन ने जितनी उम्मीद की थी उससे भी जल्दी उन्हें शुरुआती गांव की जगह एक नया ठिकाना मिल गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि सोशल मीडिया पर एक जगह की फोटो बहुत वायरल हो रही थी जिसमें बताया जा रहा था, शुरुआती गांव से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर की ओर एक मिखाइल बेरोनी है। मैं इस जगह की सिफारिश इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उस इलाके के आसपास के मोस्टर ज़्यादा हाई लेवल के नहीं हैं और एनपीसी द्वारा बेची जाने वाली चीज़ें भी काफ़ी अच्छी है। उस वीडियो पर लोग कमेंट कर रहे थे। एक बंदा बोलता है, हाँ मैं पहले भी वहाँ गया हूँ, मुझे लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि ये शुरुआती गांव के सबसे नज़दीक है। दूसरा बंदा बोलता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, हाल ही में ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ जमा हो रहे हैं। और एक बंदा बोलता है, ये बढ़िया है, एक नया बेस, क्या कोई मेरे साथ पार्टी बनाना चाहता है। उसके बाद ये अफवाह जंगल की आग की तरह तेजी से फैल गई और सारे यूजर मिखाइल बेरोनी में इकट्ठा होने लगे। उसके बाद हमें मिखाइल बेरोनी के गेट का सीन दिखाया जाता है जहां पर 2 गार्ड आगे और 2 गार्ड पीछे खड़े थे और सभी प्लेयर गेट के अंदर एंट्री कर रहे थे। उन्हीं के बीच में डेक्स भी अंदर जा रहा था, लेकिन एक गार्ड उससे बोलता है, हे रुको, तुम्हारा नाम क्या है। डेक्स बोलता है, डेक्स। लेकिन भाई एक बार डीमन किंग को भी तो देख लो, कैसे मुंह छुपा के बैठा वहां पे। गार्ड डेक्स से बोलता है, डेक्स क्या आप भी शुरुआती गांव से आए हैं। डेक्स बोलता है, हाँ
गार्ड डेस्क से पूछता है, वहाँ आखिर क्या हुआ है? मैंने सुना है कि वहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ है, जैसे कि स्लाइम ने आतंक मचाया हो। डेक्स मन में सोचता है, क्या एनपीसी में भी अफवाह फैल गई है? मुझे सावधान रहने की जरूरत है। और फिर गार्ड से बोलता है, खैर अगर आप वहां जाएं तो आपको पक्का पता चल जाएगा। अब वह आम स्लाइम नहीं रहे। एडलिन अब एक राक्षस के रहने के निवास में बदल गया और उस क्षेत्र में कम से कम आपको जाने के लिए 85 लेवल के आसपास होने की जरूरत है। ये सुनकर गार्ड बोलता है, क्या 85? क्या ये संभव भी है? मैं समझ गया, मुझे समझ आ गया कि फिर सब लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। आप यहाँ इसलिए हैं, शायद इसलिए कि आप यहाँ बच सके, है ना? थोड़ी देर रुको, मैं कुछ तैयारियां कर लूँ, फिर तुम्हें प्रवेश की अनुमति दूंगा। गार्ड की बात सुनकर डेक्स बोलता है, ठीक है, धन्यवाद आपका। लेकिन जो डीमन किंग होता है वो डेक्स के कंधे से इधर उधर घूर रहा था, जिसे देखकर डेक्स बोलता है, टैन तुम क्या ढूंढ रहे हो? डीमन किंग थोड़ा परेशान होता हुआ बोलता है, ये जगह कुछ मुझे जानी पहचानी सी लगती है। लेकिन फिर डीमन किंग बोलता है, कोई बात नहीं, मैं शायद कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। और फिर वह डेक्स से गुस्से में बोलता है, पर तुम मुझे बार बार टैन क्यों बुला रहे हो? मेरा पहले से ही एक बहुत अच्छा नाम है, शैतान। लेकिन डेक्स बोलता है, मैं तुम्हें टैन कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा नाम बहुत महान और बहुत बड़ा है। अगर मैं तुम्हें इस नाम से बुलाऊंगा तो ये बहुत ज्यादा लोगों का ध्यान मेरी तरफ आकर्षित करेगा। और डेक्स की बात सुनकर डीमन किंग बहुत खुश हो जाता है। खुश होता हुआ बोलता है, ओह मैं समझ गया, फिर इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती। डीमन किंग फिर से बोलता है, वैसे भी मास्टर आप उस बारे में क्या करने वाले हैं? डेक्स बोलता है, क्या उस बारे में? लेकिन डीमन किंग बोलता है, उस पावर के बारे में जिसे पॉसिबिलिटी कहते हैं। लगता है जब हम पहली बार मिले थे उससे भी ज्यादा आपके पास आ गई है। डेक्स बोलता है, ठीक है। उसके बाद डेक्स अपनी स्टेटस स्क्रीन ओपन करता है और उसमें पॉसिबिलिटी देखता है। उसमें पॉसिबिलिटी 33,551 होती है, जिसे देखकर डीमन किंग के मुंह से पानी आने लगता है। और डीमन किंग बोलता है, खैर मुझे नहीं लगता था कि आप इतना कुछ इकट्ठा कर पाएंगे। अगर आप पहले जो इस्तेमाल करे थे उस अंकों को भी इसमें जोड़ दो तो आप 40,000 से ज्यादा लोगों को मार चुके हो। मैं सही कह रहा हूं ना? लेकिन क्या आप इसे इस्तेमाल करने का इरादा नहीं रखते? अगर आप इसे मुझको दे देते हो। डीमन किंग की बात पूरी होने से पहले ही डेक्स अजीब सा मुंह बनाता हुआ बीच में ही बोल देता है, नहीं मैं नहीं चाहता। डीमन किंग इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में बोलता है, क्यों? वैसे भी आप मेरे बिना इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप ये सब मुझे दे दो तो मैं आपको बहुत कुछ बढ़िया दूंगा। बस एक शब्द कहो, मैं आपको कोई भी चीज़ दूंगा, आप चाहोगे कोई भी आइटम। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप सब कुछ ले लोगे तो आप आसानी से इस पूरे महाद्वीप पर कब्जा कर सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आप सिर्फ एक चीज बेचोगे तो आपको पूरी जिंदगी पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन डेक्स बोलता है, जब मुझे भविष्य में किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा, तब तक इंतजार करो। और डीमन किंग डेक्स की बात सुनकर अजीब सा मुंह बनाता हुआ बोलता है, छी, हमेशा नखरे दिखाते रहते हो तुम। उसके बाद डेक्स अपने मन में सोचने लगता है, टैन के सुझाव ने मेरी दिलचस्पी जरूर जगाई है, क्योंकि उसने मुझे जो पहली चीज दिखाई थी वह 150 लेवल की एक यूनिक आइटम थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिर्फ 10 और उस पॉसिबिलिटी नाम की सिस्टम पर ही भरोसा करना सही होगा। उसके बाद डेक्स अपने हाथ की मुट्ठी को कसता हुआ बोलता है, पॉसिबिलिटी की जो कीमत है, 10 मुझे जो वस्तु देने की कोशिश कर रहा है, क्या पता उससे कहीं ज़्यादा हो। फिर मुझे पॉसिबिलिटी का उपयोग करते समय बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है, जब तक कि मुझे इसके बारे में और ज़्यादा पता ना चल जाए। और फिर डेक्स अपने फेस पर स्माइल करता हुआ अपने मन में बोलता है, ज़्यादा जरूरी बात यह है, ये करना थोड़ा बोरिंग भी होगा। उसके बाद हमें एक बाजार का सीन दिखाया जाता है जहां से डेक्स चलता हुआ जा रहा था और उस बाजार में लोग बोल रहे थे, सब कुछ सस्ता है, आइए देख लीजिए, इन्हें आयरन ओर से भी बदला जा सकता है। हे हैंडसम, क्या तुम्हें एक अच्छी तलवार की जरूरत नहीं है? बाजार में ऐसी ही बातें चल रही थी। उसके बाद हम डीमन किंग को देखते हैं जो डेक्स से कुछ बोल रहा था। तो फिर अब हम कहाँ जा रहे हैं? डेक्स डीमन किंग से बोलता है, हम पहले एक बार गांव के चारों तरफ देखेंगे, पता लगाएंगे कि यहाँ क्या क्या मिलता है, और अगर कोई अच्छी क्वेस्ट हुई तो उसे ले लेंगे। तभी डेक्स की नज़र उधर बैठे हुए दो बंदों पर जाती है और डेक्स उनको देखता हुआ बोलता है, चीज़ें अच्छी नहीं लग रही। हम देखते हैं वह लाल बाल वाला बंदा थोड़ा दुखी मूड में बोलता है, टेरिटरी लॉर्ड ने हमें ओट्स का उत्पाद बढ़ाने का हुक्म दिया है। ये सच में बहुत बुरा है। हम इससे ज़्यादा कैसे जुटाएंगे? हम तो पहले से ही कम सो रहे हैं और कम आराम कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर कटप्पा बोलता है, हाँ सही कह रहे हो। मुझे चिंता है कि अगर हम दिए गए समय तक उत्पादन नहीं बढ़ा पाए तो वह हमें सख्त सजा देंगी। उनकी बात सुनकर डेक्स अपने मन में सोचता है, टेरिटरी लॉर्ड, और फिर खुद के मुंह पर हाथ रखकर एक ईवल सी मुस्कान करता हुआ बोलता है, कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पर। लेकिन भाई जो डीमन किंग
खुद डेक्स को ऐसा देखकर चौंक जाता है और फिर डेक्स अपने मुंह से हाथ हटाता हुआ बोलता है, ये दिलचस्प लग रहा है। डिमन किंग डेक्स को देखने के बाद अजीब सा मुंह बनाता हुआ सोचता है, अब ये फिर क्या करने वाला है। उसके बाद डेक्स उन दोनों के पास जाकर बोलता है, सुनो, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी समस्या हल कर सकता हूँ। वो दोनों डेक्स की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होते हुए बोलते हैं, सच में? तो प्लीज़ हमारी मदद करो। और फिर डेस्क के सामने स्टेटस विंडो आ जाती है जिसमें बताया जाता है, क्वेस्ट खदान कर्मचारियों की चिंता, बैरन मिखाइली के हुक्म पर खदान कर्मचारियों के लिए आयरन ओर्स का उत्पादन बढ़ाना है। आपको 20 आयरन ओर्स की जरूरत है। अगर जरूरत से ज्यादा आयरन ओर्स लाए तो एक्स्ट्रा इनाम मिलेगा। डेक्स उस आए हुए क्वेस्ट को देख रहा था, पर जो डिमन किंग होता है वो बोलता है, ये कैसी घटिया क्वेस्ट है। ओ मास्टर, चलो यहाँ से चलते हैं, ये तो वैसे ही रिपीटेबल क्वेस्ट लग रही है जिसे कोई भी कर सकता है। लेकिन डेक्स बोलता है, मुझे शक है कि क्या ये सच में ऐसा है। टैन, अपने आसपास जरा ध्यान से देखो तो सही। और जब डिमन किंग अपने आसपास देखता है तो उधर बहुत भीड़ भाड़ होती है और वो लोग बोल रहे थे, आयरन ओर्स 20 ब्रोंज में बेच रहा हूँ, लेवल 20 से नीचे के उपकरण मुफ्त में ठीक करवा लो। मैं अपनी बनाई हुई हथियार बेच रहा हूँ, इसे सी रैंक ब्लैकस्मिथ स्किल से बनाया हूँ। ये सब देखने के बाद डिमन किंग बोलता है, क्या देखना है इसमें, क्या ये आम लोहार नहीं है। और फिर डेक्स बोलता है, खैर मुझे लगता है ऐसा ही लग रहा होगा तुम्हें, इनमें से ज़्यादातर एनपीसी नहीं है, ये सारे यूज़र है, शायद इसलिए लोहार की डिमांड बढ़ गई है क्योंकि यहाँ बहुत सारे यूज़र आ रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग आयरन ओर्स इकट्ठा करने वाले जो क्वेस्ट है उसे मना कर रहे हैं क्योंकि जैसा तुमने कहा, ये सिर्फ एक आम रिपीटेबल क्वेस्ट है। डिमांड तो बढ़ रही है पर सप्लाई उतनी नहीं। तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? डिमन किंग डेक्स की बात सुनकर बोलता, मुझे क्या पता। लेकिन डेक्स बोलता है, खैर तुम्हें पता चल ही जाएगा, भले ही तुम्हें परिणाम पसंद ना आए। और डेक्स एक मस्त पोज बनाता हुआ बोलता है, शुरुआत करने के लिए क्या हम पहले पैसा कमाना शुरू करें। उसके बाद हमें मिखाइली बेरोनी का सीन दिखाया जाता है जहां पर ट्रेटरी लॉर्ड बैरोन मिखाइली कुर्सी पर बैठी हुई और किसी पेपर को देखते हुए बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी और सोच रही थी, आयरन ओर्स पिछले महीने केवल 10 ब्रोंज के थे पर अब ये 15 ब्रोंज के हो गए हैं। कीमत इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई? इस रफ्तार से गांव के लोहारों के लिए ज़्यादा मुनाफा नहीं बचेगा। अगर ऐसा हुआ तो बाजार में केवल ट्रेनी द्वारा बनाए गए घटिया आइटम ही बेचे जाएंगे और आखिरकार हमारे इलाके में बनने वाले सामान की क्वालिटी बहुत गिर जाएगी। अगर कुछ नहीं किया गया तो हालत बहुत बुरी हो जाएगी। मुझे इस बारे में जल्द से जल्द कुछ करने की ज़रूरत है। उसके बाद माउंटेन फियान का सीन दिखाया जाता है जहां हाई माउंटेन एरिया माइन इंटरेस्ट 1 में डेक्स होता है जो बोल रहा था, यहाँ हम इतनी अंदर आ गए हैं इसलिए मुझे नहीं लगता यहाँ और कोई लोग मिलेंगे या होंगे, तो क्या हम काम शुरू करें। टेन, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। लेकिन तभी डिमन किंग बोलता है, क्या ये सच में ठीक रहेगा? इस तरह की बेकार चीज़ पर पॉसिबिलिटी का इस्तेमाल करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं? लेकिन डेक्स अजीब सा और फनी सा मुंह बनाता हुआ बोलता है, बातें बंद करो और काम चालू करो। डिमन किंग बोलता है, छी ठीक है, मैं चला। उसके बाद डिमन किंग के हाथ से पर्पल कलर की रोशनी निकलने लगती है और एक स्टेटस विंडो ओपन होता है जिसमें लिखा होता है, आपके फैमिलियर के साथ अनुबंध के कारण 8000 पॉसिबिलिटी खर्च हुई है। और फिर एक आइटम दिखता है और फिर उस आइटम के बारे में बताया जाता है, डेन डिस्ट्रॉयर, डेन प्रेडेटर, एक राक्षसी दुनिया के नेवले के नाखून से बनी एक ड्रिल, पहनने के लिए लेवल अननोन, ड्यूरेबिलिटी 10,000, स्पेशल स्किल एक्सेलरेटेड माइनिंग, खुदाई की रफ्तार में ज़बरदस्ती बढ़ोतरी, खुदाई के फेल होने की संभावना बहुत कम होगी, हाई क्वालिटी का सामान ढूंढने में सक्षम होगा ये। और डेक्स उस आइटम को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता हुआ बोलता है, गजब, ये क्या अब हम अमीर बनने का काम शुरू करें। उसके बाद मिखाइल बेरोनी का सीन दिखाया जाता है जहां उधर बाजार में बहुत भीड़ भाड़ होती है। सारे लोग बातें कर रहे थे, मैं डेगर बेच रहा हूं, ये पहली चीज़ है जो मैंने अपने हाथों से बनाई है, उपकरण मुफ्त में ठीक करवा लो, हाथ से बने बी रैंक या उससे ऊपर के उपकरण बेच रहा हूँ। ऐसे ही सब लोग वहाँ बातें कर रहे। तभी वहाँ बीच में एक लड़की आती है, वो चिल्लाती हुई बोलती है, माइनर क्वेस्ट पूरी करने के लिए मुझे 20 आयरन ओर्स की ज़रूरत है, क्या मुझे कोई सस्ते में उसे बेचेगा। लेकिन तभी एक लड़का उधर आता है, वो बोलता है, ओ मिस, क्या वो माइनर क्वेस्ट नहीं है जो रिपीटेबल सबको आता रहता है। वो लड़की बोलती, हाँ है तो क्या। पर वो लड़का बोलता है, हाँ वो वाली मत करो, उससे ज़्यादा फायदा नहीं होता, बस तुम्हारे माइनर्स के साथ थोड़ी सी दोस्ती बढ़ जाएगी। वो लड़की थोड़ी दुखी होती हुई बोलती, ओह क्या ऐसा है, मुझे लगा था कि इससे मुझे कुछ अच्छा मिलेगा। फिर वो लड़का उस लड़की को कुछ बोलता हुआ जाता है कि उससे अच्छा तो ये होगा कि तुम खुद माइनिंग करो और उन्हें बेचो। हाँ, वो लड़की उस लड़के से बोलती है, आपका सलाह के लिए धन्यवाद, तो मैं इस क्वेस्ट को अभी छोड़ देती हूँ, नहीं करूँगी इसे। उनके बाद वह लड़का और लड़की जिधर बात कर रहे थे उधर पीछे 2 बंदे होते हैं जो ब्लैकस्मिथ होते हैं जिनका नाम एडन और कासिम होता है। और फिर एडन बोलता है, ये एडवेंचर लोग, मुझे यकीन नहीं होता कि ये इतनी कीमती आयरन ओर्स सिर्फ ऐसी घटिया चीज बनाने के लिए खरीद रहे हैं। और फिर उसकी बात सुनकर कासिम बोलता है, बिल्कुल सही यार, ये सब अजनबी लोग कहीं से भी आ गए हैं और
कारीगर और मास्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया खत्म होने वाली मुझे तो पक्का लग रहा है। फिर एडन बोलता है, खैर मुझे यकीन है कि बेरोनेस जल्द ही इनके बारे में कुछ करेगी, क्योंकि अगर वो कुछ नहीं करती तो ये बेरोनी बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद हमें बताया जाता है जो आर्केडिया की अर्थव्यवस्था है वो असली दुनिया से ज़्यादा अलग नहीं है। इसमें भी प्रोडक्शन एंड कंजप्शन होता है और इसमें भी डिमांड एंड सप्लाई की जाती है और उसके बाद इन सामानों का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाता है। अलग अलग इलाकों में पैदा होने वाले संसाधन और खासियत अलग अलग होती है। संसाधनों की मांग भी हालत और सीजन के हिसाब से बहुत अलग अलग होती है और फिलहाल अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा पॉपुलर सप्लाई है आयरन ओर्स। उसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो जमीन पर अपना सर पकड़कर बैठा हुआ चिल्ला रहा था, यार सच में आयरन ओर्स मिलना कितना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन तभी एक लड़की उससे बोलती है, मुझे लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपना काम ब्लैक स्मिथ के तौर पे चुन रहे हैं। आयरन ओर्स मिलना इसलिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और फिर वह उस लड़की की बात सुनकर बोलता है, क्या मुझे ब्लैक स्मिथ नहीं चुनना चाहिए था? आयरन ओर्स तो आजकल हद से ज़्यादा महंगा होते जा रहे हैं। उसके बाद बताया जाता है कि आयरन ओर्स के पहले ये एक आयरन ओर्स 10 ब्रोंज का मिलता था, पर अब इसकी कीमत 17 ब्रोंज तक बढ़ गई है। अब ये 1.7 गुना ज़्यादा महंगा हो गया है। अगर कोई आयरन ओर्स को पिघलाकर कुछ बनाता भी है तो ये तो उससे मुश्किल से फायदा हो रहा है या फिर उसे नुकसान ही हो रहा है। यूजर ने शिकायत करना और भी ज़्यादा शुरू कर दिया है। उसके बाद हम उसी लड़की पर आ जाते हैं जो बोल रही थी, मुझे पता है कि ये गेम रियलिस्टिक होना चाहिए पर क्या ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? उसकी बात सुनकर वो लड़का थोड़ा दुखी मन से बोलता है, अगर मुझे ये बात पहले ही पता होती तो मैं वॉरियर बनने का काम चुनता, ये नहीं चुनता। लेकिन तभी उन दोनों की बात के बीच में कोई उनको आवाज़ मारता है। वो दोनों जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी उधर देखते हैं। उधर एक लड़का होता है जो उनसे बोलता है, क्या तुम लोग खुद आयरन ओर्स की माइनिंग क्यों नहीं करते? लेकिन वह दोनों उसकी बात सुनकर अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलते हैं, पर जो लड़का होता है वो बोलता है, क्या तुमने खुद ऐसा करने की कोशिश की है? फिर वो उसे बताते हैं, माइन और शहर के बीच सफ़र करने में ही 2 घंटे से ज़्यादा लग जाता है और माइनिंग में खुद भी बहुत मुश्किल होती है। आयरन ओर्स ऐसे नहीं मिल जाते। सीधे शब्दों में कहे तो ये बेहतर होगा कि किसी और को माइनिंग करने दो और तुम उपकरण ठीक करने में अपनी स्किल सुधारने पर ध्यान दो। वह लड़की बोलती है, अब समझ आया तुम्हें? और वह लोग जिस लड़के को सब बता रहे थे वो बोलता है, हाँ हाँ मैं समझ गया। और फिर वो दोनों बोलते हैं, मुनाफे के हिसाब से खुद माइनिंग करना ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। लेकिन तभी हमें बताया जाता, पर क्या हो अगर किसी खास के लिए ऐसा ना हो? और हमें डैश को दिखाया जाता है जो माइनिंग में खुदाई कर रहा था और उसे बहुत सारी नोटिफिकेशन आ रहे थे जिसमें बताया जा रहा था कि आपको आयरन ओर्स मिले हैं, आपको आयरन ओर्स मिले हैं। ऐसे ही बहुत सारी नोटिफिकेशन आ रही थी और ये भी बताया जाता है आपको सिल्वर ओर्स भी मिले हैं और आपकी माइनिंग की जो स्किल है अब ए रैंक की हो गई है। और ऐसे ही बहुत सारे नोटिफिकेशन डेस्क को आ रहे थे जिसे डेस्क उधर खड़ा होकर देख रहा था। और फिर डेस्क बोलता है, क्या मुझे आज यहीं रुक जाना चाहिए? और फिर वह अपने इन्वेंट्री में देखता है कि उसे अब तक कितने आइटम मिले हैं और देखते हुए सोचता है कि इतने सब मिला है तो पॉसिबिलिटी का यूज़ करने का जो खर्च है वो तो निकल ही गया होगा, है ना? लेकिन तभी डीमन किंग उधर उड़ता हुआ और चिल्लाता हुआ आता है, ओ मास्टर आप कहाँ हो? मैं आपको हर जगह ढूंढ रहा था। डेक्स उसे देखकर बोलता है, ओ टेन तुम कहाँ थे? लेकिन डीमन किंग डेक्स के पास आकर खुश होकर बोलता है, मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मुझे नहीं लगता कि आप सिर्फ उस डील से खुश होंगे। लेकिन डेक्स उसकी बात सुनकर सोचता है, लो ये फिर शुरू हो गया। और डीमन किंग अपना हाथ एक तरफ करता है और एक पोर्टल खोलता हुआ बोलता है, थोड़ी देर सोचने के बाद मुझे एक ऐसा आइटम मिला जो आपकी बाकी बची पॉसिबिलिटी के बदले देने के लिए एकदम सही होगा। फिर उस पोर्टल में से एक आइटम बाहर निकाल कर बोलता है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? फिर उस आइटम का डिटेल दिखाया जाता है। उस आइटम का नाम है टेयर्स ऑफ डार्कनेस। इसे पहनने के लिए 220 लेवल की आवश्यकता है। इसकी ड्यूरेबिलिटी इन्फिनिटी है। इसकी डार्क एफिनिटी 50% तक बढ़ जाएगी। डार्कनेस एट्रीब्यूट 80% तक बढ़ जाएगी। स्पेशल स्किल बेल्स ऑफ डार्कनेस, नाइट ऑफ मैडनेस और डार्क स्किल प्लस लेवल 2 की हो जाएगी। जब पहना जाता है तो स्पिरिट मतलब आत्माएं के साथ आपका दुश्मन जैसा रिश्ता बन जाता है। जो यूजर इसे सबसे पहले पहनेगा उस पर डार्क स्पिरिट उस पर हमला नहीं करेगी। आप अदृश्य दुश्मन का पता लगा सकते हैं। ये सब देखने के बाद भी डेक्स अपने मुंह को एक कपड़े से पोंछता हुआ बोलता है, मैंने कहा था ना मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और फिर डेक्स डीमन किंग पर चिल्लाता हुआ बोलता है, इसे पहनने के लिए 220 लेवल की आवश्यकता है। मैं इसे कैसे पहनूंगा? इसे खरीदेगा ही कौन? मैं इसे पहन भी नहीं सकता। और इससे भी जरूरी बात, ये बहुत ज़्यादा ओवर पावर है। अगर मैं इसे पहनता तो गेम बहुत बोरिंग हो जाएगा, मुझे ये नहीं चाहिए। डेक्स की बात सुनकर डीमन किंग कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन डेक्स फिर बोलने लगता है,
और अगर मैं ऐसा आइटम बेचने की कोशिश करूं तो लोगों को शायद पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। अगर मैं इसे बेचकर गेम छोड़ दूं तो बात शायद बन जाएगी, पर क्या ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को बेचने जैसा नहीं होगा? क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ? ये सब डेक्स के मुंह से सुनते हुए डिमन किंग को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो बोलता है, मैं समझ गया, अब बस करो मास्टर। उसके बाद डेक्स बोलता है, खैर ये सब छोड़ो, तुम कहाँ थे टेन? तुम काफी देर से गायब थे। डिमन किंग बोलता है, ओह कुछ नहीं। लेकिन डेक्स बोलता है, क्या कुछ नहीं? फिर डिमन किंग एक खतरनाक स्माइल के साथ बोलता है, हा जानना चाहते हो? खैर, और फिर रावण की तरह हंसता हुआ बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा जब मुझे वो मिल जाएगा। और डेक्स उसे देखकर सोचता है इसकी क्या दिक्कत है, और फिर डिमन किंग डेक्स के इकट्ठे किए गए आइटम को देखकर बोलता है, वैसे आपने बहुत सारे माइनिंग कर लिए, इतने से तो मुझे लगता है कि तुम आपके पास पूरी बेरने से ज्यादा ओर्स होंगे। डेक्स बोलता है, सच में? हाँ ऐसा ही लग रहा है ना, मैं रोज इतने ही ओर्स माइन करके बेचना चाहता हूँ। और फिर डेक्स सोचता हुआ बोलता है, और मैं माइनर्स के साथ बहुत सारे फ्रेंडलेस पॉइंट बना पाऊंगा क्योंकि मैं रिपीटेबल क्वेस्ट बहुत बार पूरी करूंगा जब ऐसा होगा। तो डिमन किंग डेक्स को देखकर पूछता है, क्या जब ऐसा होगा क्या? डेक्स खुश होता हुआ बोलता है कि बेरोनेस की दिलचस्पी मेरे अंदर बढ़ेगी। उसके बाद बेरोनेस मिखाइल को दिखाया जाता है जो कहीं मीटिंग में बैठी थी। उसके सामने बहुत सारे पेपर पड़े थे, उनमें लिखा होता है, बेरोनेस अगर इस बार हमें पर्याप्त आयरन ओर्स की सप्लाई नहीं मिली तो हम कॉन्ट्रैक्ट किए गए व्यापारियों की डिलीवरी समय पर पूरी नहीं कर पाएंगे। इस बार हालत काफ़ी मुश्किल है, हो सकता है मुझे वर्कशॉप बंद करनी पड़ जाए। मैं किसी ऐसे दूसरे इलाके में जाने के बारे में सोच रहा हूं जहां आयरन ओर्स की भरमार हो। और उन पेपर को पढ़ने के बाद बेरोनेस मिखाइल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर उधर बैठे हुए बूढ़े से बोलती है, श्रीमान आपके अनुसार ये समस्या क्यों आई है? तो वो बूढ़ा बोलता है, ये तो साफ है, ये उन एडवेंचर के अचानक यहाँ आने और ब्लैकस्मिथ बनने की वजह से हुआ है। उस बूढ़े की बात सुनकर उधर बैठा एक और बंदा बोलता है, मैं इनसे सहमत हूँ, वो एडवेंचर ज़्यादा से ज़्यादा नौसिखिए ब्लैकस्मिथ है। जो भी चीज़ें वो बनाते हैं उनकी क्वालिटी बहुत घटिया होती है। बेशक वह आर्टिस्ट या मास्टर बनने का सपना देख रहे हैं, पर उन लेवल तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत सारे आयरन ओर्स की जरूरत पड़ेगी। और उससे भी जरूरी बात यह है कि ब्लैकस्मिथ की संख्या बढ़ने के बावजूद माइनर्स की संख्या नहीं बढ़ी, क्योंकि एडवेंचर ऐसे काम नहीं करते जिससे उन्हें शोहरत ना मिले। उन सब की बात सुनकर बेरोनेस मिखाइल बोलती है, मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या ये एडवेंचर्स ही है। क्या उन्हें माइनिंग कराने का काम देना नामुमकिन है? उधर हरे कपड़े में एक बंदा होता है, वह कुछ पेपर लिए हुए बोलता है, महाद्वीप के कानून के अनुसार क्लेश 128 पेज 1 के आधार पर यह नामुमकिन लगता है। बेरोनेस मिखाइल फिर बोलती है, उस हालत में क्या पहले तैयार आयरन ओर्स को कारीगरों को बेचना मुमकिन होगा? तो हरे कपड़े वाला बंदा फिर बोलता है, वह भी महाद्वीप के कानून क्लेश 128 पेज 2 के आधार पर नामुमकिन है। फिर जब भी बेरोनेस मिखाइल कुछ बोलने की कोशिश करती है वो बस हर बार बोलता है कि ये भी इम्पॉसिबल है, ये भी नामुमकिन है, और वह ये सुनकर थक जाती है और फिर अपना सर पकड़कर बोलती है, ये घटिया एडवेंचर ये अचानक अभी ही क्यों आए हैं? क्या इसका कोई हल नहीं निकल सकता? लेकिन तभी एक गार्ड उसके रूम का गेट खोलकर बहुत तेजी से चिल्लाता हुआ बोलता है, बेरोनेस बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। और वो सोचती है अब क्या हो गया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ओर्स का एक पूरा पहाड़ उधर पड़ा होता है और उधर गार्ड और बहुत सारे एडवेंचर खड़े होते हैं और उतना बड़ा पहाड़ को देखकर बोलते हैं, ये आयरन ओर्स बहुत अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं, प्लीज हमें जल्दी से दे दीजिए, मेरे पास बहुत पैसा है। आयरन ओर्स ही मात्र एक चीज नहीं है जो यहाँ पर है, यहाँ गोल्ड और सिल्वर ओर्स भी हैं, यहाँ मैजिक क्रिस्टल भी है, ये कहाँ से आए हैं? और तभी उधर बेरोनेस मिखाइल भी पहुंच जाती है और वह भी उस पहाड़ को देखकर हैरान रह जाती है और फिर बोलती है, ये क्या है? उसके बाद हम डेक्स को दिखाया जाता है जो किसी गली में बैठा था। उसके हाथ में एक छोटी सी पोटली भी थी, उसमें से वह पैसा निकालते हुए बोलता है, चलो देखते हैं 3 दिन तक माइनिंग करने में मैंने जो ओर्स बेचे उनसे मैंने क्या कमाया। उसके बाद वह उन पैसों को गिनने लगता है, 5 गोल्ड और 12 सिल्वर। अगर मैं इस रुपये को बदलूं तो ये 5,12,000 बोन होंगे। उन पैसों को गिनने के बाद डेक्स सोचने लगता है, अगर मैं ऐसे ही काम करता रहा तो मैं लगभग 5 मिलियन बोन कमा पाऊंगा। कैप्सूल की किस्तें, कमरे के किराया और मेरी कॉलेज की फीस को देखते हुए ये बहुत अच्छा मुनाफा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये और ज़्यादा हो सकता है। क्या मुझे सच में वह करना होगा? हालांकि वह करने के लिए मुझे अभी भी कुछ चीज़ों की तैयारी करनी है। लेकिन तभी उसके पीछे से कोई बोलता है, क्या तुम ही वो हो जो ये ओर्स यहाँ लाए हो? और जब डेक्स पीछे मुड़कर देखता है तो उधर बेरोनेस मिखाइल खड़ी होती है और एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है, बेरोनेस मिखाइल ने खिलाड़ी में दिलचस्पी दिखाई है। उसके बाद बेरोनेस मिखाइल उसे घूर रही थी, तभी एक और नोटिफिकेशन आता है, बेरोनेस मिखाइल के साथ फ्रेंडलिस पॉइंट बढ़ गए हैं। डेक्स उसे देखकर खुश होता हुआ मन में सोचता है,
तो वो आ गई और फिर डेक्स उसे बोलता है मैं डेक्स हूँ, और वो बोलती है मैं मिखाइली हूँ, इस बेरोनी की बेरोनेस। और फिर वो बोलती है अगर तुम अभी फ्री हो तो क्या तुम मेरे साथ एक कप चाय पीना चाहोगे। और फिर एक और स्टेटस नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है बेरोनेस मिखाइल ने आपको महल में बुलाया है, क्या आप इसे स्वीकार करते हैं या नहीं। और ये गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हो गया हमारा। उसके बाद हमें मिखाइल बेरोनी का मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहां पर डेक्स और बेरोनेस मिखाइल एक टेबल के साथ बैठे होते हैं और डेक्स के आगे एक चाय का कप होता है। बेरोनेस मिखाइल बोलती है इसे ट्राई करो, ये माउंटेन फैन की जड़ी बूटियों से बनी चाय है। डेक्स उस टी को पीता हुआ बोलता है हाँ सच में बहुत बढ़िया है। बेरोनेस मिखाइल बोलती है बेशक, आखिरकार ये हमारी बेरोनी की खास चीज़ों में से एक है। तो फिर बेरोनेस पूछती है तुम वो सारे जो ओर्स जो प्लाजा में रखे हैं उन्हें माइन करने में तुम्हें कितना समय लगा। डेक्स बोलता है वो सब लगभग 3 दिन। ये सुनकर बेरोनेस मिखाइल तेजी से चिल्लाती हुई बोलती 3 दिन, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। लेकिन फिर वो शांत होती हुई बोलती है क्या है दूसरे एडवेंचर भी तुम्हारी तरह ओर्स की माइनिंग कर सकते हैं। डेक्स बोलता है नहीं, उनके लिए शायद नामुमकिन होगा। बेरोनेस मिखाइल बोलती है मुझे पता था कि ऐसा ही होगा, लेकिन डेक्स बोलता है पर अगर आप उनमें से बहुत सारे इकट्ठा कर लो तो वो शायद उनमें से कुछ काम आ जाए। बेरोनेस मिखाइल बोलती है मुझे पता है पर उन्हें इकट्ठा करना इतना आसान नहीं है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। जैसे कि तुम्हें पहले ही पता है एडवेंचर के अचानक आने की वजह से हमारी बेरोनी की अर्थव्यवस्था हिलने लगी है। तभी एक स्टेटस नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है स्पेशल क्वेस्ट आया है। स्पेशल क्वेस्ट है बेरोनेस की चिंताएं, बेरोनी में आयरन ओर्स की सप्लाई की समस्या है, माइनर्स की संख्या और माइन किए गए आयस्कों की संख्या बढ़ाओ। हर दिन माइन किए गए आयरन ओर्स की कुल संख्या 1 लाख होनी चाहिए, आपके पास 32,140 है और 1 लाख करनी है। उसके बाद एक और नोटिफिकेशन आता है, उसमें बताया जाता है क्या आप इस क्वेस्ट को स्वीकार करेंगे। और डेक्स उस नोटिफिकेशन को देखकर मन में सोचता है वह आखिरकार आ गया। और फिर डेक्स बोलता है क्या आप ये कह रही हैं कि आप चाहती हैं कि मैं एडवेंचर्स को माइनिंग के लिए तैयार करने में आपकी मदद करूं। बेरोनेस मिखाइल बोलती है हाँ मैं वही बोल रही हूँ। डेक्स बोलता है मैं आपके लिए वो समस्या हल कर दूंगा। उसके बाद हमें उस नोटिफिकेशन को दिखाया जाता है जो क्वेस्ट डेक्स के लिए आया था, क्या आप क्वेस्ट को स्वीकार करेंगे यस या नो। और डेक्स यस कर देता है। उसके बाद हमें गेम के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर डेक्स अपने घर में अपने कंप्यूटर पे कुछ कर रहा था और करते हुए सोचता है बेरोनेस ने जो क्वेस्ट दी है उसे रियलिस्टिक तरीके से हल करना मुश्किल होगा। आर्केडिया इसी तरह का गेम है, यूजर को ये उबाऊ लगता है और वो ऐसे मामूली मजदूरी वाले काम नहीं करेंगे। अब सुनो। फिर डेक्स खुश होता हुआ बोलता है हो गया, मुझे सबसे पहले उनकी सोच बदलनी होगी। और भाई दिखाया जाता है कि डेक्स ने अपना एक यूट्यूब चैनल बना लिया है जिसका नाम था दी डेली लाइफ ऑफ ए डिस्ट्रॉयर होता है। भाई लोग डेक्स ने चैनल बना लिया है तो जल्दी जाओ और उसे सब्सक्राइब करो और उसका जल्दी से 1 मिलियन करवा दो। छोड़ो यार उसका नहीं तो मेरा ही तो कर दो। चलो गाइस मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़का किसी दूसरे लड़के से बोल रहा था अरे हरीप्टन क्या तुम आज आर्केडिया खेल पाओगे मेरे साथ। लेकिन भाई वो लड़का बहुत ज्यादा दुखी होता है और बोलता है मैं अब नहीं खेलने वाला हूँ गेम। उस लड़के का नाम चोई हैंगटक होता है और वो 15 साल का था। वो बंदा उसे इतना दुखी देखकर पूछता है क्यों नहीं। चोई रोता हुआ बोलता बस वो गेम बहुत ज़्यादा अजीब है। जब मैंने एक बिगिनर के तौर पर गेम खेलना शुरू किया था तो किसी अजीब हथियारे ने मुझे मार दिया था। फिर अगले दिन जब मैंने लॉगिन करने के बाद मुझे पता चला कि जो स्लाइम है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं। वो बंदा उसकी बात सुनकर बोलता है ओ हाँ तुम उस वक्त एरांडल में थे। उसके बाद चोई गुस्से में बोलता है और उसके बाद पूरा गांव ही गायब हो गया। और अगर मैं ये सोचूं कि उस इलाके से बाहर निकलने के लिए मैं कितनी बार मरा था तो उससे तो मेरा मूड एकदम सनक जाता है। वो लड़का हंसता हुआ बोलता है तो तुम सच में बहुत बदकिस्मत हो। फिर वो लड़का बोलता है पर तुम किसी भी तरीके से मिखाइल बेरोनी में जाने में कामयाब हो गए थे ना, और तुमने वहां अपने जॉब चेंज करके व्यापारी का जॉब चुन लिया था। लेकिन चोई अपना हाथ डेस्क पे पटकता हुआ बोलता है वही तो समस्या है, मिखाइल बेरोनी में ज्यादा जॉब्स चुनने के लिए नहीं थी इसलिए मैं एक व्यापारी बन गया। अब मेरे पास सिर्फ अजीब तरह की नॉन कॉम्बैट स्किल है इसलिए मैं शिकार भी नहीं कर सकता। मेरा किरदार एकदम बर्बाद हो गया। अब तो तुम अकेले ही आर्केडिया खेलो। वो बंदा उसकी बात सुनकर सोचता है ये तो सच में बहुत ज्यादा दुखी है। और फिर वह बोलता है तो तुम बस यही चाहते हो कि शिकार के अलावा करने के लिए कोई और मजेदार चीजें हो है ना। और वह अपने फोन को चोई को दिखाता हुआ बोलता है वह है कुछ ऐसा जो तुम शिकार करने के अलावा भी कर सकते हो। और उसके बाद वो अपने फोन में एक म्यूट पर डाली गई एक वीडियो को दिखाता है जिसमें बताया जाता है ओ हाँ हेलो दोस्तों, आप
मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं, है ना? ये माउंट फेन के अंदर का नज़ारा है। आजकल ये जगह बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, तो आप सभी इसे अच्छे से जानते होंगे। आज मैं आप सभी को जिस चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ वो है आयरन ओर्स की माइनिंग। वह दोनों उस वीडियो को देख रहे थे, पर चोई बोलता है ओर्स की माइनिंग? क्या वो सिर्फ मामूली मजदूरी नहीं है? फिर वो वीडियो में आगे दिखाया जाता है। यही आप सबने सोचा होगा, है ना? ये वह पैसा है जो मैंने इस हफ्ते कमाया है। उसके कमाए हुए पैसों को देखकर चोई चिल्लाता हुआ बोलता है, क्या है यो? ये तो बहुत सारा पैसा है, उसने ये कैसे कमाया? चोई के साथ वाला बंदा बोलता है, सही है ना, अभी अंत तक देखना। उसके बाद वीडियो में आगे दिखाया जाता है। सबसे पहले शुरुआत में आपकी माइनिंग स्किल स्वाभाविक रूप से एफ रैंक पर होगी। आपको 1 घंटे में लगभग 20 आयरन ओर्स मिलेंगे। बढ़ी हुई आयरन ओर्स की कीमत के आधार पर यह लगभग 400 ब्रोंज की होगी। अभी ये तो उतना आकर्षक नहीं है ना? आपको सबसे पहले अपना रैंक बढ़ाना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी स्पीड और सक्सेस रेट बढ़ जाएगा और आप कभी कभार आपको ये रेयर ओर्स भी मिलेंगे। मेरे मामले में मैं अब ए रैंक पर हूँ और मैं रोज कम से कम एक मैजिक क्रिस्टल या डायमंड तो जरूर हासिल कर लेता हूँ। ये सुनकर चोई को बहुत बड़ा झटका लगता है और फिर वो सोचता है, मैजिक क्रिस्टल? ये तो पूरी तरह से शानदार है। मुझे लगता है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि किसी ने अपनी माइनिंग की रैंक नहीं बढ़ाई। फिर वीडियो में वह बोलता है, ठीक है तो अब मैं माइनिंग करने जा रहा हूँ। क्योंकि बार बार होने वाली चीज़ें बोरिंग होती है इसलिए मैं इसे स्किप करता हूँ। ठीक है, मैंने आज की माइनिंग किया और सभी ओर्स को बेच दिया। मैं व्यापारी एनपीसी के साथ बातचीत करने या उनके साथ फ्रेंडलेस पॉइंट बढ़ाने के बारे में बाद में बताऊंगा। ये वह है जो मैंने आज कमाया है। मैंने 1 गोल्ड और 82 सिल्वर कमाया है। आप लोग क्या सोचते हो, क्या पैसा कमाना आसान नहीं है? चोई तो उन पैसों को देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो बोलता है, कमाल है, मैं जा रहा हूँ अब इसे ट्राई करने। उसके बाद बताया जाता है यूट्यूब पर अचानक आई एक वीडियो ने आर्केडिया प्ले वीडियो चैनल पे एकदम धमाका मचा दिया है, दी डेली लाइफ ऑफ डिस्ट्रॉयर। पर असल में वीडियो में दिखाई गई ज्यादातर बातें झूठी थी। वीडियो में माइनिंग की जो क्षमता दिखाई गई थी वह केवल तभी संभव है जब किसी के पास डेक्स जैसा कोई चीट आइटम हो। वीडियो में ऐसे विवरण को चालाकी से छुपाया गया था और इसे ऐसा दिखाया गया था जैसे कोई भी इतना पैसा कमा सकता। नतीजा, उस वीडियो में बहुत सारे यूजर ने दिलचस्पी दिखाई और उस वीडियो पर कमेंट की बारिश होने लगी। कमेंट थे, ये तो सच में शानदार टिप है, मैं अभी जा रहा हूँ इसे ट्राई करने। और एक बंदा कहता है कि मैं अभी अफवाह सुन के आया था लेकिन ये तो सच में सच है। और एक बोलता है आयरन ओर्स की माइनिंग, चलो चलो चलते हैं। और एक बोलता है पार्टी की तलाश में, चलो ग्रुप में चलते हैं। उसने आर्केडिया में यूजर को प्रभावित करने की कामयाबी हासिल कर ली और फिर दुकानों पर पीके खरीदने के लिए भीड़ लग जाती है और उसके बाद सब माइनिंग के लिए जाने लगते हैं। ब्रूनस मिखाइल ये सब सुनकर हंसती हुई बोलती, कमाल है, ये तो बहुत ही शानदार है। मुझे यकीन नहीं होता कि वो एडवेंचर जो टच से मस नहीं होते थे अब वो सभी माइनिंग की तरफ जा रहे हैं। और सिर्फ वह ही बेवकूफ नहीं बल्कि जो ब्लैक स्मिथ बने थे बल्कि दूसरे नौकरियां एडवेंचर भी। तुमने ये कैसे किया? डेक्स बोलता है, मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया, मैंने बस इंसानों की बुनियादी इच्छाएं जो जरूरत होती है बस उसे उभार दिया। ब्रूनस मिखाइल बोलती, क्या उनकी बुनियादी इच्छा? डेक्स कमीने टाइप की शक्ल बनाता हुआ बोलता है, वह बस पैसा ही तो है, वो पैसे चाहिए उन सबको बस। भले ही उनको वहाँ पैसा ना मिले लेकिन अगर उनसे कोई बोलेगा कि वहाँ पैसा मिलता है तो उस पैसे के लिए वो कुछ भी करेंगे क्योंकि सभी एडवेंचर सिर्फ पैसेवादी सुअर है। पर ब्रोनेस मिखाइली को डेक्स की बातें कुछ समझ नहीं आती और वो बहुत फनी सी शक्ल बनाती है। ब्रोनेस मिखाइल हंसती हुई बोलती है, मुझे समझ नहीं आया कि तुम ये कैसे किया, पर मैं समझती हूँ कि हम पहले बहुत गलत तरीके से कर रहे थे। लेकिन डेक्स बोलता है, आप अभी से ही खुश नहीं हो सकती, आपको दूसरा उपाय भी तैयार करना होगा। आपको सबसे पहले माइनर्स को दिए जाने वाले वेतन को कम करना होगा और उन्हें इकट्ठे किए गए जो ओर्स होते हैं उस पर आपको एक अधिकार दिखाना होगा। अगर आप ऐसा करती हैं तो मौजूद माइनर्स ज्यादा प्रेरित होंगे और जो कमजोर सिर्फ काम करने का नाटक कर रहे थे वो चले जाएंगे। ब्रूनस मिखाइल बोलती है, मैं समझ गई, ये सही है, क्या सटीक विवरण है कामचोर। डेक्स उसकी बात सुनकर मन में सोचता है, मैंने बस प्रदर्शन को मैनेज करने का तरीका समझाया है जो कहीं भी देखा जा सकता है, पर लगता है इसे ब्रोनेस को इकोनॉमिक के बारे में सचमुच जरा भी पता नहीं है। अब से मुझे उन्हें मॉडर्न इकोनॉमिक के बारे में बताना होगा, उसकी कार्यकुशलता और क्रूरता के बारे में सिखाना होगा। और तभी ब्रूनस मिखाइल बोलती है, उस हालत में हमें आयरन ओर्स की कीमत के बारे में क्या करना चाहिए? जैसा कि तुमने कहा, हमारे पास इस पर कोई पाबंदी नहीं है। कीमत पहले से ही कभी ना देखे गए स्तर तक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो मैंने सुना है ये आसानी से 20 ब्रोंज पार कर गई है। पर डेक्स बोलता है, कृपया उस पर ध्यान ना दे। ब्रूनस मिखाइल को कुछ समझ नहीं आता, वो बोलती, क्या उसे ध्यान ना दूं? डेक्स बोलता है,
जिन्हें उनकी ज़रूरत है वह कीमत बढ़ने पर भी उन्हें खरीद लेंगे। वर्तमान में आयरन ओर्स की कीमत के इतने बढ़ने के बावजूद भी जो मास्टर रैंक के आर्किटेक्ट्स है उनकी कमाई पर कोई असर नहीं पड़ा है ना। आप वास्तव में ये कह सकती हैं कि पिछली कीमत बहुत कम थी, इसलिए किसी ने इसकी सप्लाई करने के बारे में नहीं सोचा था। उसके बाद डेक्स सोचता हुआ बोलता है, खैर अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो शिकायत करेंगे करेंगे तो ब्रोनस मिखाइल पूछती है, वह कौन है जो शिकायत करेंगे? डेक हंसता हुआ बोलता है, अरे उन्हें खुद ही खुदाई करनी होगी जो शिकायत करेंगे। जो प्यासा होता है वो खुद कुआं को खोदता है। ब्रोनस मिखाइल डेक्स की बात सुनकर कुछ देर तो एकदम शांत रहती है और फिर हंसती हुई बोलती है, हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो डेक्स, क्या तुम मेरी बेरोनी की वित्त मंत्री बनना पसंद करोगे? अगर तुम मुझसे जुड़ते हो तो मैं तुम्हें अच्छी सैलरी दूंगी। लेकिन डेक्स बोलता है, हाँ हाँ ये एक अच्छा प्रस्ताव है, पर मैंने अभी तक अपना एडवेंचर्स पूरा नहीं किया। उसके बाद ब्रोनस मिखाइली सोचती हुई बोलती है, ओ हाँ आखिरकार तुम एक एडवेंचर हो, उसके लिए मुझे माफ करना। लेकिन डेक्स तो मन में कुछ और ही सोच रहा था। ठीक है, अब इस तरह की हालत ब्रोनस मिखाइली के लिए फायदेमंद होगी, मेरा अगला कदम होगा। और फिर वो मौका आ जाता है जब ब्रोनस मिखाइली बोलती है, क्या तुम कुछ चाहते हो? मैं तुम्हें कुछ भी दूंगी जब तक वो मेरी हद में है। और फिर डेक्स मन में सोचता है वह अपनी योजना का लागू करने का समय आ गया और वह एक पेपर को ब्रोनस मिखाइली के सामने रख देता है। ब्रोनस मिखाइली उस पेपर को उठाकर बोलती है, ये क्या है? डेक्स बोलता है, ये मेरा बिजनेस प्रपोजल है। ब्रोनस मिखाइल बोलती, क्या तुम्हारा बिजनेस प्रपोजल? और डेक्स बोलता है, मुझे यकीन है कि इसे देखने के बाद आपको ये पसंद आएगा। उसके बाद ब्रोनस मिखाइल उस पेपर को खोल कर देखती है और हमें बताया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने दम पर कितना कमा सकता है, इसकी एक सीमा होती है। उस हालत में उस सीमा को तोड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये आसान है, दूसरों पर राज करना। और वह ये सब देखकर हैरान रह जाती है। डेक्स स्माइल करता हुआ बोलता है, दिलचस्प है ना? और फिर डेक्स बोलता है, अगर आप कुल मुनाफे का 10% मुझे देती हैं तो मैं इस पर आपको पूरी व्यावसायिक अथॉरिटी दूंगा। चैप्टर 17 की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कुछ हजार साल पहले फरिश्ते और राक्षसों के बीच युद्ध हुआ, पवित्र शैतानी महायुद्ध। फिर हमको एक डीमन और एक एंजल का दिखाया जाता है जो एक दूसरे के सामने हवा में खड़े होते हैं। फिर उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है और बहुत ज़्यादा खतरनाक लड़ाई हो रही थी। फिर हमें देखते हैं कि जो डीमन उधर लड़ रहा था वो डीमन किंग ही होता है। उसे उस लड़ाई में चोट लग गई थी। वह बोलता है, वो भाला क्या वह मुस्फेलियम है? डरपोक औरत, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम यहाँ एक दिव्य हथियार लाई हो। उस एंजल का नाम आर्क एंजल माइकल होता है जो बोलती है, डीमन किंग शैतान, मैं आर्क एंजल माइकल के नाम पर तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। और वह एंजल उस पैर के साथ डीमन किंग पर अटैक कर देती। डीमन किंग कुछ कर नहीं पा रहा था, वह बस उसे अपने पास आता हुआ देख रहा था। लेकिन तभी हमारा छोटे वाले डीमन किंग की आंखें खुल जाती है और वह जो लड़ाई अभी दिखाई गई वह 1000 साल पहले की लड़ाई थी जिसे डीमन किंग ने लड़ा था। वह उसी लड़ाई का सपना देख रहा था। उसकी आंखें खुलने पर वह इधर उधर देखता है। डेक्स किसी बाजार से चलता हुआ जा रहा था। डीमन किंग सोचता है, क्या बकवास है, क्या ये इसलिए है क्योंकि ये जगह उसी इलाके के आसपास है? कितना डरावना सपना था। फिर डीमन किंग सोचता है, मुझे ऐसी बकवास से बस यादें याद आ गई, छोड़ो से। डेक्स जिस बाजार से चलता हुआ जा रहा था उधर लोग चिल्ला रहे थे, क्या कोई आयरन ओर्स की माइनिंग साथ में करना चाहता है? मैं बड़ी मात्रा में पिकेक्स खरीद रहा हूँ। तभी डीमन किंग डेक्स से बोलता है, अरे मास्टर, आपने अभी अभी बेरोनेस को जो बिजनेस प्रपोजल दिया था उसके अंदर क्या था? डेक्स डीमन किंग को बोलता है, ओ तो तुम अब उत्सुक हो जानने के लिए? एक कहावत है। डीमन किंग डेक्स की बातें सुन रहा था। फिर डेक्स बहुत डरावने अंदाज में हंसता हुआ बोलता है, तुम अपनी मर्जी से अंदर आ सकते हो पर अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकते। भाई साहब, डीमन किंग तो डर जाता है डेक्स की बातें सुनकर। क्या डीमन किंग बनेगा रे तू? फिर डेक्स बताता है डीमन किंग को, माइनिंग इतना आसान नहीं है। अगर कोई अच्छी माइनिंग की जगह चुनता है और उसे अच्छे नतीजे मिलते हैं तो वह एक आम यूजर 1 घंटा में लगभग 10 आयरन ओर्स ही निकाल पाएगा। और असल में जो रेयर ओर्स मुझे कभी कभार मिलते हैं वो मेरे पास मौजूद यूनिक आइटम डेन डिस्ट्रॉयर की खासियत की वजह से है। इसका मतलब है कि माइनिंग सिर्फ कम कार्यकुशलता वाला मामूली मजदूरी है। डीमन किंग बोलता है, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, पर भाई साहब तो ऐसा लग रहा था जैसे डीमन किंग को कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर डेक्स अपनी बात जारी रखता हुआ बोलता है, पर क्या इसका मतलब है कि इस माइन में पैसा कमाने का कोई तरीका नहीं है? ऐसा जरूरी नहीं है। एक तरीका है जिससे ये किया जा सकता है। लेकिन भाई अब डीमन किंग को बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि डेक्स क्या बोल रहा है। डेक्स बोलता है, ये एक एंट्री टिकट बेचना है। सीधे शब्दों में कहे तो मैं माइन में एंट्री के अधिकार बेच रहा हूँ। जिसके पास एंट्री के लिए पैसे नहीं है वो बाद में पैसे चुकाएंगे, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उन्हें ये कब बताते हैं। डीमन किंग डेक्स से पूछता है, तो तुम इसे कितने में बेच रहे हो? डेक्स सोचते हुए बोलता है, चूंकि लोगों को सिर्फ एक बार ही ठगने जाने की संभावना ज्यादा है इसलिए मैं इसे लगभग 1 गोल्ड में बेचूंगा। डीमन किंग डेक्स की बात सुनकर शौक से
चिल्लाता हुआ बोलता है, क्या 1 गोल्ड? यहाँ तक कि मुझे भी, जो इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, ये बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा है। इंसान कितने भी बेवकूफ़ क्यों ना हो, क्या वो सच में इतने पैसे देंगे? डेक्स बोलता है, जो जानकारी मैंने लीक की है उसकी वजह से लोग पागलों की तरह वहाँ इकट्ठे होने शुरू हो गए। उन्हें लगता है कि वो बहुत पैसे कमा सकते हैं, इसलिए वो ज़्यादा सोचे बिना ही पैसे दे देंगे। डेक्स स्माइल करता हुआ बोलता है, इससे मैं बिना कुछ किए मुफ्त में पैसे कमा सकता हूँ। खैर, ऐसा ही होगा। डीमन किंग डेक्स की बात सुनकर सदमे में चला जाता है और फिर सोचता है, ये आदमी एक डीमन है। उसे दूसरों इंसानों की पीठ पर बैठकर मौज करने में जरा भी अफसोस नहीं होता। ये उन लोगों की गलती है जिन्हें धोखा मिला है ना? फिर डीमन किंग अजीब सा पोज में हंसता हुआ बोलता है, तुम सच में कमाल के हो। तुम मेरे मास्टर के रूप में बिल्कुल सही हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन डेक्स डीमन किंग को देखकर बोलता है, टैन क्या हुआ? फिर डीमन किंग बोलता है, मास्टर, एक जगह है जहां मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ चलेंगे। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन डेक्स भाई उसकी बात सुनकर थोड़ा परेशान दिखता है। उसके बाद हमें एक पहाड़ के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर डेक्स और डीमन किंग खड़े होते हैं। डेक्स उस जगह को देखकर बोलता है, ये जगह कौन सी है और ये कहां पर है? डीमन किंग बोलता है, मैंने इसे कुछ दिनों तक पागलों की तरह खोजने के बाद आखिरकार ढूंढ ही लिया। शुरुआत में मुझे यकीन नहीं था कि ये जगह मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही थी। इस जगह पर आने के बाद, जिसे एक माइन के रूप में जाना जाता है, मुझे याद आया मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। डेक्स डीमन किंग को देखकर बोलता है, तुम यहाँ पहले भी आ चुके हो? डीमन किंग खुश होता हुआ अपने आप से बोलता है, मुझे आखिरकार ये मिल ही गया। तुम पंखों वाले एंजल, क्या तुम ये देख रहे हो? डेक्स उस जगह को देखता हुआ सोच रहा था, लगता है ये जगह को बहुत पहले छोड़ दिया गया है। यहाँ पर बिल्कुल भी जंग नहीं है। क्या इस पर कोई खास जादू किया गया है? लेकिन तभी डीमन किंग उस गेट की तरफ अपनी उंगली करता हुआ बोलता है, मास्टर, इसे खोलने की कोशिश करो। मुझे लगता है कि आप इसे खोल सकते हैं। डेक्स डीमन किंग की बात सुनकर बोलता है, क्या मैं? फिर डेक्स उस गेट को ओपन करने के लिए अपना हाथ उस गेट की तरफ करता है। जैसे ही उसका हाथ उस गेट के पास पहुंचता है, तभी डेक्स को बहुत सारी स्टेटस विंडो की नोटिफिकेशन आने लगती है जिसमें बताया जाता है, इस दरवाजे पर एक शक्तिशाली सील लगाई गई है, आप इसके पास नहीं जा सकते। आप सील को हटाने की जरूरत को पूरा नहीं करते हैं, आप सील को नहीं हटा सकते। अगर आप इस माइन के छिपी हुई इस जगह के स्थान की जानकारी बेरनस को देते हैं तो आपको एक खास इनाम मिल सकता है। आपको एक न्यू स्किल रेलिक एक्टिवेशन प्राप्त हुई है। डेक्स उन नोटिफिकेशन को देखने के बाद बोलता है, ये किसी शक्तिशाली सील की वजह से नहीं खुल रहा है। लेकिन डीमन किंग डेक्स पर गुस्से में चिल्लाता हुआ बोलता है, बेशक इस पर एक सील है, इसलिए तो मैं आपको यहाँ लाया हूँ। आप बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हो। डेक्स डीमन किंग की बात सुनकर बोलता है, तुम क्या कहने का क्या मतलब है? मेरे पास कोई सील हटाने की स्किल नहीं है तो मैं इसे कैसे हटा सकता हूँ? ये दरवाजा सच में बहुत शानदार लग रहा है, पर अगर मैं इसे खोल नहीं सकता तो ये बेकार है। लेकिन डीमन किंग बोलता है, आप सच में अपनी शक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते। और फिर वह गुस्से में अपना मुंह घुमाकर बोलता है, कौन ऐसा बंदा होगा जो ऐसी शक्ति किसी इंसान को देगा? अगर ये कोई घटिया शैतान होता तो कम से कम मैं उसे फुसला सकता था और जो चाहता वह करने का हुक्म दे सकता था। और डेक्स उसकी बात सुनकर थोड़ा परेशान और गुस्से में सोचता है, ये तो खुलेआम कह रहा है कि ये मुझ पर हुक्म चलाना चाहता है। फिर डीमन किंग बोलता है, मास्टर सच बताओ, आप अपनी शक्ति के बारे में कितना जानते हैं? डेक्स बोलता है, क्या तुम पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हो? डीमन किंग बोलता है, हाँ बिल्कुल, आप इसे कुछ भी कहो। जो शक्ति आपके पास है वो देव शक्ति की सीमा से बाहर है। इसमें वह सब करने की शक्ति है जो दुनिया को संतुलित करने के लिए बनाई गई किसी भी चीज को अपनी मर्जी से बदल सकती है। एक ऐसी शक्ति जो सभी प्राकृतिक या मानव निर्मित चीजों को नियंत्रित कर सकती है। वह शक्ति जो क्रिएटर की शक्ति के सबसे करीब है। अब शायद आप समझ गए होंगे आप उससे किस तरह की चीजें कर सकते हैं। डेक्स उसकी बात सुनकर चुप था, फिर बोलता है, सच में तो मैं कुछ नहीं समझा। लेकिन भाई साहब, डीमन किंग तो डेक्स की इस बात से गुस्सा हो जाता है और गुस्से में चिल्लाता हुआ बोलता है, सब कुछ, कुछ भी, अगर आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो। 10 मिनट बाद हमें डीमन किंग और डेक्स को दिखाया जाता है। डेक्स बोलता है, तो ये जो पॉसिबिलिटी नाम की पावर मेरे पास है, इसकी जरूरत तुम्हें और तुम्हें मिलाकर सभी पारलौकिक अस्तित्वों की इसको जरूरत होती है। डीमन किंग बोलता है, हाँ, ये आमतौर पर बहुत लंबे समय में अपने आप थोड़ी थोड़ी जमा होती, पर फिर भी ये बहुत कम मात्रा में होती है। मुझे नहीं पता कि ये कैसे संभव हुआ, पर आपके पास असामान्य रूप से बड़ी मात्रा में ये पॉसिबिलिटी नाम की चीज़ जमा है। जो पॉसिबिलिटी मुझे आपके साथ डील से मिली है उसे जमा होने में भी असल में कम से कम 500 साल लगेंगे। डीमन किंग की इतनी बात सुनने के बाद डेक्स सोचने लगता है, मैं समझा, इसीलिए टैन को ये पॉसिबिलिटी इतनी बुरी तरह चाहिए होती है। मैं समझा, मैं अभी के लिए सब समझ गया हूँ। डेक्स दरवाजे के पास खड़ा होकर बोलता है, तो तुम ये कह रहे हो कि मैं इस दरवाजे को खोल पाऊंगा, है ना? फिर
डेक्स बोलता है पर 10 जब मैं इसे छूता हूँ तो ये कहता है कि इस पर कोई सील या कुछ और लगा हुआ है। डीमन किंग बोलता है ये सील या जो कुछ भी हो वह उन पंखों वाले एंजल ने लगाई होगी। वह बोलते रहते दुनिया को बचाने के लिए और ना जाने क्या क्या बकवास करते रहते हैं। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ये जितना दिखता है उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है? डीमन किंग हंसता हुआ बोलता है जो भी मामला हो वह दूसरों के लिए मायने रख सकता है पर आपके लिए मायने नहीं रखता। आप अभी अनजान हो पर आपके पास जितनी पॉसिबिलिटी है उसके सामने ये महज एक सील कुछ भी नहीं है। पर आप अभी उस तरह से सोचते नहीं हो। डेक्स को उसकी पूरी बात तो समझ नहीं है पर जो काम की थी वो समझ आ गई। फिर डीमन किंग अपना दांत दिखाता हुआ बोलता है आपको जिसकी ज़रूरत है वह है बस ऐसा करने की इच्छा शक्ति। इस फिर से खोलने की कोशिश करो इसे खोलने के विचार के साथ। फिर डेक्स अपना हाथ उस गेट की तरफ करता है और जैसे ही वह गेट को छूता है एक मैजिक सर्कल बन जाता है और फिर स्टेटस विंडो दिखने लगता है जिसमें लिखा होता है दरवाजे की सील खिलाड़ी पर प्रतिक्रिया कर रही है। आप पॉसिबिलिटी का इस्तेमाल करके सील हटाने की जो ज़रूरत है उसे नज़रअंदाज करने में सक्षम है। क्या आप सील हटाना चाहेंगे? 15,000 पॉसिबिलिटी की आवश्यकता है सील हटाने के लिए। डेक्स सोचता है 15,000 एक यूनिक आइटम के लिए जरूरी मात्रा से 2 गुना ज़्यादा है। लेकिन फिर डेक्स खुश होता हुआ बोलता है हालांकि अगर मैं इसे इस दरवाजे को खोलने के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा तो और कहाँ करूंगा। फिर डेक्स बोलता है खुल जाओ। फिर नोटिफिकेशन दिखाया जाता है 15,000 पॉसिबिलिटी खर्च हो गया है और सील को हटा दिया गया है। आपने एक अज्ञात हेवनी अल्टर की खोज की है। डीमन किंग खुश होता हुआ बोलता है ये जगह उन पंखों वाले एंजल का ठिकाना है। डेक्स अंदर जाता हुआ बोलता है क्या यही है हाई हेवंस स्टारवे? चैप्टर 18 की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि होली डेमनी ग्रेट वार एक भयंकर और क्रूर युद्ध जहां राक्षसों और फरिश्तों ने आर्केडिया को मंच बनाकर लड़ाई लड़ी थी। लड़ाई इतनी भयंकर थी कि उसमें कई सारे अनगिनत लोगों की जान चली गई और महाद्वीप मौत के रंग में रंग गया। हालत इतने खराब थे कि अगर वर्ल्ड ट्री का आशीर्वाद नहीं होता तो मिडर रिलिम के अस्तित्व में से कोई भी जीवित नहीं बच पाता। युद्ध समाप्त होने के 1000 साल बाद कई लोग अभी भी वो होली डेमनी ग्रेट वार के युद्ध के डर से सहमे हुए थे। वह प्रार्थना करते थे कि ऐसा कुछ फिर कभी ना हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी छोड़ गए। ये स्टोरी सुनने के बाद हमें कुछ आती हुई नोटिफिकेशन दिखाई जाती जिसमें लिखा होता है अलर्ट माउंट फियन हाई स्टारवे ऑफ हेवन में एक यूजर ने घुसपैठ की है। अलर्ट एक मिस्टिकल ग्रेट क्वेस्ट को ट्रिगर में एक बड़ी गड़बड़ी हो गई। ये एक आपातकालीन स्थिति है। फिर एक लाल रंग की नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है एक मिथिकल रैंक क्वेस्ट में एक गड़बड़ी हो गई है। 693 संबंधित मामले हैं। उसके बाद हमें कोरिया ब्रांच का सीन दिखाया जाता है जहां सारे ब्रांच मैनेजर और उनकी सारी टीम उधर आई हुई थी और कांग तेहुन बोलते हैं अब हम इमरजेंसी मीटिंग शुरू करेंगे। मुझे पता है कि आप सभी थके हुए हैं और मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं पर यह बहुत ज़रूरी मामला है इसलिए मैं आप सबकी समझदारी की उम्मीद करता हूं। लेकिन उसकी बात सुनकर सब दुखी हो जाते हैं। सबका मूड ऑफ हो गया था और सारे बोल रहे थे ये फिर से क्या आ गया है। मैं उम्मीद कर रहा था कि मैं आखिरकार घर जाकर नहा पाऊंगा। शुरुआती गांव की घटना को हुए हैं अभी कुछ ही दिन हुए हैं तो एक बोलता है मैं घर जाना चाहता हूं। बेचारे डायरेक्टर भी ये सब देखकर दुखी लग रहे थे। लेकिन फिर कांग तेहुन बोलते हैं जैसे कि आपको पहले से ही दी गई जानकारी से पता है ठीक 32 मिनट पहले मिथिकल रैंक क्वेस्ट में खराबी आई है। इससे संबंधित मामलों की जांच करने के बाद हमने पुष्टि की है कि ये माउंटेन फेयर में छुपी हुई किसी चीज के कारण था। इसके डिटेल मीटिंग सामग्री के तीसरे पेज पर दिए गए हैं। कृपया एक नज़र डालें। और सारे उधर बैठे हुए लोग उस रिपोर्ट को देखने लग जाते हैं। लेकिन तभी डायरेक्टर बोलते रुको माउंटेन फेयर एंजल का इलाका है। मैंने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना। कांग तेहुन डायरेक्टर को बताते हैं हम भी इस घटना की वजह से ही इसके बारे में पहली बार जान पा रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको उस स्टोरी लाइन के बारे में बताता हूं जो हमें पता चला है। पहले माउंट फेयन को एंट्रेंस ऑफ हाई हेवंस कहा जाता था और कहा जाता था कि ये आर्केडिया महाद्वीप का पहला स्थान था जहां एंजल उतरे थे। पहाड़ों के चारों ओर ये ओर्स ऊंचे स्वर्ग के प्रवेश द्वार को छुपाने के लिए एक तरह के दीवार को बनाए हुए हैं। सीधे शब्दों में कहे तो ये एक हिडन होली लैंड है। डायरेक्टर कांग तेहुन की बात सुनकर सोचते हुए बोलते हैं ये गेम सच में रहस्यों से भरा पड़ा है। क्या बहुत ज़्यादा ऐसी अनजानी स्टोरी लाइन नहीं है जिन्हें हमने कभी बनाया ही नहीं है? तो फिर उस खराब हो चुके मिस्टिकल रैंक क्वेस्ट का नाम क्या है? कांग तेहुन बोलते हैं उसके बारे में हमें अभी ज़्यादा जांच करने की ज़रूरत है। लेकिन खराब हो चुके क्वेस्ट और सभी संबंधित क्वेस्ट को देखने के बाद हम जिस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं वह है ये अभी निश्चित नहीं है। लेकिन तभी डायरेक्टर बोलते हैं बात को घुमाओ मत और बताओ वह कौन सा क्वेस्ट है। कांग तेहुन बोलते हैं दी सेकेंड होली डेमनी ग्रेट वार और ये सुनकर डायरेक्टर को बहुत बड़ा झटका लग जाता है। उसके बाद हम उसी सीन पर आ जाते हैं जहाँ पर हमारा पिछला चैप्टर एंड हुआ था। डेक्स ने उस गेट को खोल दिया था और अंदर जाने
लगता है और अंदर जाते हुए बोलता है, क्या यही है हाई हेवंस स्टारवे? डीमन किंग बहुत ज़्यादा खुश होता हुआ अपने मन में बोलता है, वाह वाह, कैसा रहा पंखों वाले कमीनों, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं यहाँ आऊँगा और तुम लोगों से मिलूंगा, है ना? और फिर डीमन किंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता हुआ डेक्स से बोलता है, ठीक है चलो शुरू करते हैं मास्टर, चलो उनकी एक एक चीज़ें लूट लेते हैं, हम उनके सारे प्लान बर्बाद कर देंगे। डेक्स बोलता है, हाँ हाँ चलो। फिर वह दोनों अंदर चलते हुए एक डब्बे के पास आ जाते हैं, जहाँ डेक्स उस डब्बे को देखकर बोलता है, तो क्या ये कह रहे हो कि तुम इसके अंदर कोई खजाना है? डीमन किंग कहता है, हाँ हाँ तो चलो अब इसे खोलते हैं। डेक्स जैसे ही उस डब्बे पर अपना हाथ रखता है तभी बहुत सारी स्टेटस नोटिफिकेशन आने लगती है, जिसमें लिखा होता है, ये एक ऐसी भाषा जिसे आप नहीं समझते, ये आपकी समझ से बाहर है। प्राचीन भाषाओं का अध्ययन करने वाले कोई व्यक्ति इस भाषा को समझ सकता है। एक पवित्र ऊर्जा आपके शरीर के आसपास के क्षेत्रों को घेरे हुए हैं। एचपी और एमपी रिकवरी दर में जबरदस्ती वृद्धि हुई है। इस रियूज की विस्तार से जांच की जरूरत है। क्वेस्ट हिडन रूइस सामने आया है। डेक्स उन सभी स्टेटस विंडो को देखने के बाद अपने हाथ उस डब्बे से हटा लेता है और सोचने लगता है, ये निश्चित रूप से एक अद्भुत आइटम लग रहा है। क्या ये मेरा इसे ऐसे ही खोलना ठीक रहेगा? पिछले क्वेश्चन में कहा गया था कि मुझे सिर्फ बेरोनेस को रिपोर्ट करने पर एक खास इनाम मिलेगा। और जब डेक्स ये सब सोच रहा था तब डीमन किंग डेक्स के सर पर मारता हुआ बोलता है, अरे क्या कर रहे हो, खोलो जल्दी से। और डेक्स बोलता है, अरे बस एक मिनट रुको, लेकिन भाई दोनों बहुत फनी दिख रहे थे। फिर डेक्स सोचता है, खैर फिर से सोचने पर मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। अगर मुझे पता नहीं होता कि ये जगह क्या है तो मैं पिछली क्वेस्ट जारी रखता और खास इनाम पर निशाना साधता। अब जब मैंने टेन से इस जगह के बारे में सुना है तो मैं ऐसा और नहीं कर सकता। बरोनेस मिखाइल जैसी महज एक शहर की लोड आखिर मुझे स्टार वे ऑफ हेवन के खजाने से बेहतर इनाम कभी नहीं दे पाएगी। लेकिन उधर बरोनेस मिखाइल अपने घर पर काम करते हुए सोच रही थी, क्या कोई मेरे पीठ पीछे बातें कर रहा है, मेरे कान में खुजली हो रही है। फिर डेक्स सोचते हुए बोलता है, इससे भी जरूरी बात यह है कि अब जब मैंने पॉसिबिलिटी का उपयोग करके इसे दरवाजे को जबरदस्ती खोल दिया है तो व्यवहारिक रूप से ये एक कब्र चोर जैसा बन गया हूँ। इस जगह का अस्तित्व को जाने देने के बजाय इसे पूरी तरह से छुपाए रखना ही बेहतर हो सकता है। और फिर डेक्स इतना सब सोचने के बाद बोलता है, ठीक है टैन, चलो इसे खोलते हैं। और भाई डीमन किंग ये सुनते ही खुशी से झूम उठता और बोलता है, ये हुई ना मास्टर, मेरे मास्टर से यही उम्मीद थी। उसके बाद हम 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ उधर चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। जब हम उधर देखते हैं तो डीमन किंग और डेक्स दोनों मिलकर अपनी दम लगाकर उसे खोलने की कोशिश कर रहे थे। डीमन किंग दम लगाता हुआ बोलता है, अपनी कमर का मास्टर, अपनी कमर का दम लगाओ। और डेक्स दम लगाता हुआ बोल रहा था, मैं पहले ही अपनी पूरी जान लगा रहा हूँ। उसकी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वह डिब्बा अकेला पड़ा होता है और वह दोनों उसके पास नहीं होते। फिर हम देखते हैं वह दोनों डिब्बे के बगल में पड़े होते हैं और उन दोनों की हालत बहुत ख़राब होती है। और डेक्स हाँफता हुआ बोल रहा था, थू है, ये बिल्कुल भी टच से मस नहीं हो रहा। क्या ये इसलिए है क्योंकि मेरे स्ट्रेंथ स्टेट बहुत कम है? और डेक्स की तरह सेम डीमन किंग भी हाँफते हुए बोलता है, क्या छी यार, क्या बेकार बात, अगर ये मेरे पास मेरा असली शरीर होता तो ये मेरे लिए बच्चों का खेल जैसा होता। ये कितना बकवास है, मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए इतनी मुश्किल से गुजरा हूँ। सिर्फ एक चट्टान जो बहुत भारी है उसकी वजह से मेरा ज़मीन पर ऐसे पड़े होना, ये किसी पवित्र बाधा या सील की वजह से नहीं है। लेकिन डेक्स डीमन किंग की बात सुनकर सोचता है, एक मिनट रुको, एक चट्टान? और फिर डीमन किंग से पूछता है, हे टेन, तुम्हें यकीन है कि अंदर खजाना है ना? डीमन किंग बोलता है, मैंने पहले ही कहा था मुझे यकीन है, अगर मैं झूठ बोल रहा होता तो मैं इतनी मेहनत क्यों करता? फिर डेक्स अपनी आंखों पर एक चश्मा पहनता हुआ बोलता है, ठीक है तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। उसके बाद डेक्स अपने डेन डिस्ट्रॉयर को निकालता है और वह भी बहुत ही खतरनाक तरीके से। लेकिन डीमन किंग डेक्स के हाथ में डेन डिस्ट्रॉयर को देखकर पूछता है, रुको मास्टर, कहीं आप? डेक्स बोलता है, टैन, एक दरवाजा खुल नहीं सकता, वो चाहे तुम किसी भी तरफ से कोशिश करो नहीं खुलेगा। और डेक्स उस डब्बे पर अपना पैर रखता हुआ बोलता है, ऐसे समय में। और फिर डेन डिस्ट्रॉयर को लिए हुए एक अच्छा से पोज मारता हुआ बोलता है, तो इसे नष्ट कर देना चाहिए। उसके बाद डेक्स अपने उस डेन डिस्ट्रॉयर से उस डब्बे को तोड़ने लगता है और डीमन किंग उसे करते हुए देखकर अजीब सा मुंह बनाता हुआ बोलता है, इंसान सच में राक्षसों से भी बदतर होते हैं। लेकिन डेक्स के डिब्बे तोड़ने से जो कुछ भी उड़ रहा था वो डीमन किंग के ऊपर आ रहा था। और तभी हमें कुछ क्रैक होता हुआ दिखाया जाता है और एक गोल्डन कलर की स्टेटस स्क्रीन दिखती है जिसमें लिखा होता है, आपने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट हासिल की है। आपने एक एंशिएंट रिलीक को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। और फिर हमें कुछ और आती हुई स्क्रीन दिखती है जिसमें लिखा होता है, स्वर्ग के लोग आपके द्वारा किए गए इस कामों को देख के बहुत ज्यादा शौक है। और उसी में एक लाल रंग की स्टेटस स्क्रीन दिखती है जिसमें लिखा होता है, स्वर्ग के साथ आपका जो संबंध है वो पहले से ज्यादा बिगड़ चुका है। और एक में बताया जाता है डेक्स को स्वर्ग की चीजों और स्वर्ग के लोगों के नजरे से दूर रहने की सलाह दी जाती है। उसे एक टाइटल भी मिलता है, टाइटल ऑफ रेलिक डिस्ट्रॉयर। उस डिब्बे को डिस्ट्रॉय करने के बाद डेक्स बहुत अच्छा महसूस करता हुआ बोलता है, डेन डिस्ट्रॉय का उपयोग करने के
के बाद सच में मुझे बहुत ज़्यादा ताजगी महसूस होती है। लेकिन भाई साहब, उस डिब्बे में बस एक हड्डी पड़ी हुई थी, जिसे देखकर डेक्स डिमन किंग से बोलता है, क्या यही खजाना है? टेन, तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि ये खजाना है। तुमने मुझे किसी और की ताबूत क्यों तुड़वाई? मैं इतना बेशरम नहीं हूँ। डिमन किंग बोलता है, अगर आपको पता होता कि ये एक ताबूत है तो क्या आप इसे नष्ट नहीं करते? मैंने नहीं सोचा था कि आप ऐसे इंसान होंगे जिसे ऐसी बातों से फर्क पड़ता है, माफ करना। लेकिन फिर डेक्स बोलता है, जो भी हो, इस ताबूत में इतनी जरूरी क्या चीज है? चलो सिर्फ वह चीजें लेते हैं। मैं भी वह सब कुछ नहीं लेना चाहूंगा जो मुर्दों ने पहले पहना हो। डिमन किंग डेक्स की बात सुनकर खुश होता बोलता है, सच में? मेरे पास पहले से ही एक जवाब है। फिर वह डिब्बे में इशारा करता हुआ बोलता है, वह नेकलेस ले लो मास्टर। और हमें उस नेकलेस को दिखाया जाता है जिस पर डिमन किंग इशारा कर रहा था। और फिर डिमन किंग बहुत ज्यादा खुश होता हुआ अपने मन में सोचता है, वह हार एक पवित्र वस्तु है। ये कुछ ऐसी चीज है जिसे एंजल ने भविष्य के लिए तैयार किया था। मुझे यकीन है कि अगर मास्टर जैसा कोई विलेन इसे हासिल कर लेता है तो उन एंजल कमीनों का प्लान निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएगा। कैसा रहा? मैं तुम लोगों के साथ ऐसी गड़बड़ी करूंगा कि तुम इसे देख भी नहीं पाओगे, पंखों वाले कमीनों। और जैसे ही डेक्स उस नेकलेस को लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उसको कुछ स्टेटस स्क्रीन दिखती है जिसमें बताया जाता है, आपने ग्लोरियस हेवन मेडलन प्राप्त किया है। और हाथ लगाते ही वो नेकलेस हवा में उड़ने लगता है। और फिर एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें बताया जाता है, पवित्र ऊर्जा आप पर प्रतिक्रिया कर रही है। उसके बाद वो नेकलेस बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगता है, जैसे ही उसमें कोई रोशनी बाहर जा रही हो। उस नेकलेस की रोशनी से डिमन किंग पीछे हटने लगता है और बोलता है, ये क्या हो रहा है? और हम डेक्स को देखते हैं डेक्स ने जिस हाथ से उस नेकलेस को पकड़ रखा था, उस हाथ से नेकलेस की रोशनी उसके हाथ के ऊपर आने लगती है। और डेक्स उसे देखकर सोचता है, मैं महसूस कर सकता हूँ कुछ मेरे अंदर बह रहा है। और हम देखते हैं डेक्स जिधर खड़ा होता है उधर सामने कोई नाइट अपनी तलवार लिए खड़ी थी। रियल तो नहीं था, वो उस रोशनी से बनी लग रही थी जो थोड़ी देर पहले उस नेकलेस से निकल रही थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह डिब्बा या ताबूत की रक्षा कर रही हो। लेकिन भाई अब आने का क्या फायदा, क्योंकि डेक्स ने तो उस डब्बे को तो तोड़ दिया। क्या हो सकता है वो नेकलेस को बचाने आई हो। लेकिन छोड़ो गाइस, ये चैप्टर 18 यहीं पे एंड हो गया। चैप्टर 19 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर चैप्टर 18 खत्म हुआ था। डेक्स के हाथ में वह नेकलेस होता है जो बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था। उस ग्लो या उस एनर्जी से डिमन किंग पीछे ढकेला जा रहा था और डेक्स के हाथ में जो नेकलेस होता है उसकी एनर्जी डेक्स के हाथ में चढ़ रही थी। वह एनर्जी डेक्स को अपने अंदर महसूस हो रही थी। तभी एक नाइट को दिखाया जाता है जो उसके सामने खड़ी होती है एक तलवार लिए हुए। उसके बाद हमें कुछ और नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जिसमें बताया जाता है, ग्लोरियस हेवंस मेडिलन की खास क्षमता का उपयोग किया गया है। हिडन क्लास होली प्रॉफिट आपको प्रदान किया गया है। उसके बाद वह जो नाइट होती है वह अपना हाथ डेक्स की तरफ करती है और उसे एक नया हिडन क्लास देने लगती है। लेकिन तभी जो डेक्स का हिडन क्लास होता है बार्ड ऑफ एनर्जी वो एक्टिवेट हो जाता है और फिर बहुत सारी स्टेटस स्क्रीन दिखने लगती है, वो भी एकदम लाल रंग की। उसमें लिखा होता है, वार्निंग, आपकी क्लास होली कैटेगरी के तहत नहीं आती। फेटल कंट्रडिक्शन उत्पन्न हुआ है, अर्जेंट उपाय किया जा रहा है, आइटम को स्थायी रूप से बंद किया जा रहा है। इस घटना के संबंध में अपना प्रश्न कृपया कस्टमर सर्विस को भेजे। और फिर वो नेकलेस डेक्स से हाथ में ग्लो करना बंद कर देता है। फिर हमें डिमन किंग को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत खराब लग रही थी और वह बोलता है, मैं सच में लगभग मर ही गया था। मुझे पवित्र ऊर्जा के इतने बड़े उछाल की उम्मीद नहीं थी। उसके बाद वह उधर से उठकर डेक्स के पास आता है और डेक्स को देखकर बोलता है, अरे मास्टर ये सब क्या था? डेक्स उस नेकलेस को देखता हुआ बोलता है, मुझे भी नहीं पता, मैं इसकी जांच करता हूँ। उसके बाद डेक्स उस नेकलेस के स्टेटस को देखता है पर उसमें कुछ एरर दिखाई दे रहा था। लिखा होता है, ग्लोरियस हेवन मेडुला एक घातक गड़बड़ी के कारण आइटम को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। हम इस घटना के विवरण की जांच करेंगे और इसका उपाय करेंगे। हम इस पर आपकी समझ और आपके थोड़ा इंतजार करने के लिए कह रहे हैं। डेक्स उसकी स्टेटस देखने के बाद सोचता है, लगता है ये मामला और भी ज्यादा उलझ गया है। क्या ये मेरी क्लास की वजह से हो रहा है? फिर बोलता है, खैर मुझे यकीन है कि वो इसके बारे में जल्दी कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। उसके बाद हमें मिखाइल बेरोनी के फियान माउंटेन माइनिंग साइट 2 का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक बंदा किसी को रुकने को बोल रहा था और जिसको रुकने को बोल रहा था वो कोई बच्चा था जो उस बंदे को देखकर सोचता है, ये गार्ड मुझे एंट्रेंस पर क्यों रोक रहे हैं, क्या दिक्कत है इनकी? तभी वो गार्ड उससे एक कागज दिखाता हुआ बोलता है, मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा यहाँ पर, क्या तुम माइन में माइनिंग करने आए हो? वो लड़का बोलता है, हाँ, आप क्यों पूछ रहे हैं? वो गार्ड बोलता है, यहाँ माइनिंग करने के लिए तुम्हें पैसे देने होंगे, क्या तुम्हारे पास अपना पास है? वो लड़का ये सुनकर हक्का बक्का रह जाता है और बोलता है, हाँ
एक पास? मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना और सोचने लगता है क्या हो रहा है, मैं इसके बारे में पहली बार सुन रहा हूँ। जो वीडियो मैंने स्कूल में यूट्यूब पर देखा था उसमें इसका जिक्र नहीं था। क्या स्थिति अब बदल गई है? लेकिन तभी वह गार्ड बोलता है जो काम नहीं करना चाहते उन्हें खाना नहीं मिलेगा। तुम जैसे एडवेंचर जो यहाँ माइनिंग करने आए हैं, क्या तुमने कभी योगदान किया है? बोनस मिखाइली की खुद की विकसित की गई माइन में प्रवेश करने के लिए तुम्हें स्वाभाविक रूप से भुगतान करना चाहिए। फिर वो लड़का उस गार्ड से पूछता है, ओ क्या मैं पास की कीमत जान सकता हूँ? गार्ड उसकी बात सुनकर खुश होता हुआ बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं। क्या तुम एक खरीदने के बारे में सोच रहे हो? ये पास 1 महीने तक चलेगा, इसकी कीमत 30 गोल्ड है। कैसा रहा, सस्ता है ना? और वो लड़का उसकी बात सुनकर शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या 30 गोल्ड? और फिर वो सोचने लगता है इसका मतलब है कि मुझे एक दिन में 1 गोल्ड कमाना होगा और 1 गोल्ड लगभग 1 लाख बोन का होगा। अगर एक दिन की कीमत 1 लाख बोन है तो इसका मतलब है कि 1 महीने का 3 मिलियन बोन। मुझे जैसे मिडलर स्कूल इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। और फिर वह रोता हुआ खुद से बोलता है, लानत है, क्या मुझे माइनर बनकर अमीर बनने का सपना छोड़ देना चाहिए? फिर वह गार्ड उसे बोलता है, हाँ क्या हुआ? क्या इसलिए कि तुम्हारे पास खरीदने के लिए काफी पैसे नहीं है? वो लड़का फिर थोड़ा सा आराम से बोलता है, हाँ मैं यहाँ पैसे कमाने आया था इसलिए मेरे पास उतने पैसे नहीं है। और उसकी ये बात सुनकर गार्ड खुश हो जाता है। उसके बाद वह गार्ड उस लड़के के दोनों कंधे पर अपना हाथ रखकर बोलता है, मैं समझा तुम्हारे पास कैश की कमी है ना? मैं तुम्हें कपड़ों से देख सकता हूँ कि तुम्हारे पास ज़्यादा नहीं है, पर तुम जैसे लोगों के लिए ब्रोनेस ने एक सिस्टम तैयार किया है। वो लड़का उसकी बात सुनकर बोलता है, क्या मेरे जैसों के लिए एक सिस्टम? फिर वह गार्ड बोलता है, खैर मुझे लगता है कि यह कुछ अभी खरीदो, बाद में भुगतान करने जैसा है, अगर तुम्हें ज़्यादा विवरण चाहिए। और फिर वह गार्ड उधर बने एक घर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, सलाह के लिए कृपया उस कंसल्टेशन ऑफिस में जाओ। और हम देखते हैं उस घर में एक लड़की होती है जो उस घर के खिड़की से उसे आंख मार रही थी, जिसे देखकर वो लड़का बोलता है, वाह मस्त है यार। लेकिन उसके पीछे जो गार्ड होता है वो अपने मन में सोच रहा था, इसके साथ हमने एक और को फंसा लिया है, एक और माइनिंग स्लेव। उसके बाद हमें मिखाइल बेरेनिफियान माउंटेन्स माइनिंग साइट का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें बताया जाता है कि कुछ ही समय पहले इस जगह पर माइनिंग के लिए कर्मचारियों की कमी थी, लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं कि सारे बंदे पैसे कमाने के लालच में काम पर लगे होते हैं और बोल रहे थे, और तेज और भी तेज माइनिंग करो, मुझे पास की कीमत चुकानी होगी ताकि मैं पैसे कमाना शुरू कर सकूं। मैजिकल क्रिस्टल प्लीज, मुझे बस उनमें से एक चाहिए। उसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जो बोल रही थी, वाह वो तो कितने जोश में लग रहे हैं। उसके बाद वो लड़की खुश होती हुई मन में बोलती है, ये रणनीति तुम्हें अंदर आने का चुनाव करने का मौका तो देती है, पर तुम अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा पाओगे। इस रूप में भी जानी जाती है, ये सोचकर कि हम उनमें से इतने सारे को फंसा पाएंगे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उन्हें यह भी एहसास नहीं हुआ कि वो पहले ही माइनिंग स्लेव बन चुके हैं। झूठी उम्मीदें उनके खराब फैसला लेने के कारण आ रही है उनको। और फिर वह मन में सोचती है, ये ब्रोनेस के विचार होने के लिए बहुत ज़्यादा बुरा है। मुझे नहीं पता कि ये किसके विचार है, लेकिन ये जिसके भी विचार होंगे वो सचमुच बहुत कमीना इंसान होगा। उसके बाद हमें डैश को दिखाया जाता है जिसको कुछ नोटिफिकेशन आई होती है, आपने आज के लिए 1 लाख ओर्स की माइनिंग पूरी कर ली है। क्वेस्ट बेरोनेस की चिंताएं दूर हो गई है, बेरोनेस को ढूंढो और इस क्वेस्ट के लिए जो इनाम थे उसे प्राप्त करें। जिसे डेक्स देखकर बोलता है, ओ मैंने क्वेस्ट पूरा कर ली, ठीक है तो मैं यहाँ भी अपना काम खत्म करता हूँ। डीमन किंग डेक्स की बात सुनकर डेक्स से पूछता है, मास्टर अब आप क्या करने जा रहे हैं? डेक्स अपने हाथ को स्ट्रेच करता हुआ बोलता है, और क्या, बेशक मैं वही करूँगा जो मुझे करना चाहिए। तुम्हें नहीं पता कि हम यहाँ क्या करने आए हैं? लेकिन भाई, डीमन किंग चौंक के बोलता है, आपका क्या मतलब है? और अपने मन में सोचने लगता है, ये मुझे अशुभ लग रहा है। लेकिन डेक्स बोलता है, एक खंडहर की खुदाई करना और उस जगह के सामान को चोरी करना और उसे नष्ट कर देना और नेकलेस लेने की कोशिश करते हुए मैंने लाश को भी नुकसान पहुंचाया। मैं एक ऐसा अपराधी बन गया हूं जिसे इंसान कचरे से भी कम माना जाना चाहिए। और डीमन किंग बोलता है, तो आपको ये पता है? फिर डेक्स अजीब सी शक्ल बनाकर बोलता है, अगर लोगों को पता चला कि हमने ये किया है तो मेरी स्थिति निश्चित रूप से और भी उलझ जाएगी। मैं चाहूँगा कि इस जगह का अस्तित्व एक राज बना रहे। तो डीमन किंग पूछता है, तो क्या? तो डेक्स अपने डेन डिस्टोर को निकाल कर हंसता बोलता है, तो मुझे इसे सारे सबूत को मिटा देना होगा। डीमन किंग ये सुनकर घबराता हुआ पूछता है, क्या क्या आप सच में सब कुछ नष्ट करने जा रहे हैं? डेक्स हंसता हुआ बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल। उसके बाद डेक्स अपने डेन डिस्ट्रॉयर से सब कुछ तोड़ना शुरू कर देता है। सब कुछ तोड़ने के बाद डेक्स खुश होता हुआ बोलता है, फू, इसके साथ मैंने सारा सबूत मिटा दिया। एक बार जब मैं प्रवेश द्वार को बंद कर दूंगा तो ये सब बिल्कुल सही हो जाएगा। हा हा हा। ये सब सुनकर और देखकर डीमन किंग के होश उड़ जाते हैं और सोचता है, सच में बहुत कुछ है जो मैं इंसानों से सीख सकता हूँ।
उसके बाद बेरेनिस मिखाइली के मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहां बेरेनिस मिखाइली किसी से बहुत ज़्यादा खुश होते हुए बोल रही थी, हा हा स्वागत है, मैं बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। वह कोई और नहीं डेक्स ही होता है जो उसे इतना जोश में खुश होकर बोलता देखकर थोड़ा परेशान दिखता हुआ बोलता है, मुझे लगता है कि तुम्हें माइन के लिए बहुत सारे नए माइनर मिल गए हैं। बेरेनिस मिखाइल बोलती है, तुम्हारी वजह से मुझे नहीं लगता कि मुझे कम से कम अगले 1 साल तक इसकी चिंता करने की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता कि तुमने ये कैसे किया, पर सच में बहुत सारे एडवेंचर है जिन्होंने तुम्हारी बात मानकर पिकेक्स उठा लिया है। उसके बाद वह एक लालच से भरी शक्ल बनाकर बोलती है, क्या तुम्हें पता है कि पास की कीमत बताने के बाद भी कितने लोगों ने स्लेव कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया? लेकिन भाई डेक्स परेशान होता हुआ बोलता है, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया। फिर बेरेनिस मिखाइल बोलती है, उसकी आंखों में शायद पैसों की चमक दिख रही थी और हंसती हुई बोलती है, हम कुल 9,693 लोगों की बात कर रहे हैं। अगर हम ये मानते हैं कि आपके पास आमतौर पर केवल 8,000 माइनर होते हैं तो ये एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। क्या ये बिल्कुल अद्भुत नहीं है? सिर्फ यही नहीं कि हम माइन किए गए ओर्स पर 30% ट्रांजेक्शन फीस ले रहे हैं, आयरन ओर्स को बेरेनी के भीतर ही बेचना होगा। ये विचार तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? ये सच में एक शानदार और नया विचार है। डेक्स उसकी आंखों में भरी खुशी की रोशनी को देखकर थोड़ा परेशान होता हुआ बोलता है, खैर मुझे कहीं से प्रेरणा मिली थी और अपने मन में सोच रहा था, ये उन खराब कंपनियों के बारे में बात करने वाली खबरों जैसा है। फिर डेक्स अपने मन में सोचता है, लेकिन जब मैं उससे पहली बार मिला था तब की तुलना में वह बहुत ज़्यादा पागल लग रही है, क्या सब ठीक रहेगा ना आगे? लेकिन भाई बेरेनिस मिखाइली रावण की तरह हंसती हुई बोलती, हा 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 हा, चूंकि चीजें ऐसे ही बदल गई हैं, मुझे अपने छोटे गुलामों से जितना हो सके उतना लाभ निकालने की कोशिश करनी चाहिए। शायद मुझे डूब बनने का लक्ष्य भी रख सकती हूँ। लेकिन फिर डेक्स बोलता है, ओ बेरोनेस, लगता है जो आप चाहती थी वह हासिल हो गया है, क्या अब हम इनाम के बारे में बात कर सकते हैं? तभी बेरोनेस मिखाइल डेक्स की बात सुनकर उसकी तरफ घूमती हुई बोलती है, सही, हाँ हाँ, इनाम मैंने इसे पहले ही तैयार कर लिया है। और एक पैसों का थैला टेबल पर रख देती है और बोलती है, ये लो, जैसा कि वादा किया था, अतिरिक्त लाभ का 10%। और तभी एक स्क्रीन पॉपअप होती है जिसमें लिखा होता है, आपने 120 गोल्ड और 23 सिल्वर प्राप्त किए हैं। डेक्स उन पैसों को हाथ में लिए हुए सोचता है, ये लगभग 12 मिलियन बोन है, मैं इससे कैप्सूल का कर्ज बिना किसी समस्या के चुका पाऊंगा। लेकिन तभी बेरोनेस मिखाइली डेक्स से अचानक से बोलती है, और क्या तुम्हारा सच में मेरे साथ काम करने का कोई इरादा नहीं है? मैं तुम्हें एक अच्छा दोस्त बनाऊंगी और तुम्हारे साथ सभी अधिकार समान रूप से साझा करूंगी। और तभी एक स्टेटस स्क्रीन डेस्क के सामने ओपन हो जाता है जिसमें लिखा होता है, बेरोनेस मिखाइली का प्रपोजल। बेरोनेस मिखाइली आप पर पूरी तरह से भरोसा करती है और आपके साथ एक पार्टनरशिप का सुझाव दे रही है। आप उसके समान सभी अधिकारों का उपयोग कर पाएंगे जो उसके पास है। अगर आप सहमत हैं तो बेरोनेस मिखाइली का आपके साथ लगाव भी बढ़ जाएगा, यस या नहीं? डेक्स उस आए हुए प्रपोजल को देख रहा था और सोच रहा था, ये अप्रत्याशित रूप से आकर्षक है, मुझे क्या करना चाहिए? और फिर हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमें बताया जाता है वर्चुअल रियलिटी आर्केडिया, इस विशाल दुनिया में पैदा हुई एक गुप्त कहानी। मजे की बात यह है कि ये सब एक ही व्यक्ति से शुरू हुआ, ये सब उसी एक व्यक्ति के लिए बनाया गया था। और वह बंदा बोलता है, धन्यवाद जेनिफर, मुझे एक ऐसा जीवन में खुशी खोजने में मदद करने के लिए जहां मुझे अनुमति के बिना हिलने की इजाज़त हो। कोई भी शब्द उन भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता जो मैं महसूस कर रहा हूं, इसलिए बस देखो ये दुनिया जो तुम्हारे लिए बनाई गई थी। उसके बाद हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो अभी थोड़ी देर पहले स्टोरी में था, जिसका नाम जैक है और वह वर्चुअल रियलिटी आर्केडिया का क्रिएटर है। वह कहीं पर खड़ा होता है और उसके सामने अलाइस होती है जो उस बंदे को देखकर बोलती है, एडमिनिस्ट्रेटर। जैक उसे देखकर बोलता है, हाँ एलाइस, बहुत दिनों बाद, तुम हाल ही में बहुत व्यस्त लग रही हो, क्या कुछ हुआ है? अलाइस बोलती है, एक फेटल इनकॉन्सिस्टेंसी हुई है और एक ऐसी घटना हुई है जिसका एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। मैं अपने अधिकार से इससे घटना से निपट नहीं सकती, मैं चाहूँगी कि आप इसकी जांच करें। और जैक कुछ देखता है पर हमें नहीं दिखाया जाता कि क्या, और फिर वो स्माइल करता हुआ बोलता है, ओह ये दिलचस्प है, बार्ड ऑफ एनर्जी हिडन क्लास, आप अपनी जॉब बदलकर बार्ड ऑफ एनर्जी बन गए हैं। वह उस हिडन क्लास को देखकर सोचता है, ये एक ऐसी सेटिंग है जिसके बारे में मैं क्रिएटर खुद अनजान था, लगता है मेरी दुनिया में एक बाधा डालने वाला आया है, ये एकदम दिलचस्प लग रहा है। चैप्टर 20 वहीं से शुरू होता है जहाँ पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। एक हिडन क्लास बार्ड ऑफ एनर्जी, एक ऐसा क्लास जिसका पता खुद क्रिएटर को ही नहीं पता
जाता था। और फिर क्रिएटर बोलता है और उसके पास होली प्रॉफिट का एडवांसमेंट आइटम ग्लोरियस हेवन मेडिलियम भी है। हालांकि वह क्लास तो सिर्फ उस व्यक्ति के लिए है जिसे होली डेमनी ग्रेट वार का मेन कैरेक्टर होना चाहिए। अब जब एक व्यक्ति ने ये दोनों हासिल कर लिया है, वह बंदा और मेरी सेटिंग आपस में टकरा गई है ना? दिलचस्प। आर्केडिया बनाना एक शानदार फैसला था, है ना एलाइस? एलाइस बोलती है, जब तक आप खुश हैं एडमिनिस्ट्रेटर, हमें क्या करना चाहिए? वर्तमान में प्लेयर डेस्क को होली प्रॉफिट का क्लास देना असंभव है। कृपया मुझे अपनी निर्णय बताइए। जैक बोलता है, हम जॉब एडवांसमेंट के बारे में हम बाद में सोचते हैं क्योंकि वह अभी जरूरी नहीं है, और चूंकि उसने आइटम ढूंढ लिया है तो हमें उसे इनाम तो देना ही चाहिए। उस स्थिति में चलो आइटम को थोड़ा बदल देते हैं। एलाइस बोलती है, क्या बदल देते हैं? फिर डेक बोलता है, हाँ, उस बंदे ने आखिरकार मेरी दुनिया को अस्त व्यस्त कर दिया, मुझे इसे ठीक करना होगा। चलो माइकल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम उसी सीन पर आ जाते हैं जहां पर ब्रूनस मिखाइल ने डेक्स को प्रपोजल दिया था। तो डेक्स बोलता है, माफ करना पर मैं तुम्हारे प्रपोजल को ठुकरा रहा हूँ। ये सुनकर ब्रूनस मिखाइल बहुत ज्यादा परेशान होती है, बोलती, क्या, क्यों, क्या ये शर्तें तुम्हें पसंद नहीं है? लेकिन डेक्स बोलता है, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, मैं अभी भी महाद्वीप में घूम रहा हूँ। मैं पूरे महाद्वीप की यात्रा करने के बाद इस बारे में सोचूंगा, और अपने मन में सोच रहा था, यार मैं अगर इसमें ज्यादा जुड़ूंगा तो मैं बहुत ज्यादा आगे परेशान हो जाऊंगा। और ये सुनकर ब्रूनस मिखाइल बहुत ज्यादा खुश होती हुई बोलती है, और डेक्स एकदम पास आ जाती है और बोलती है, सच में ये एक वादा है ना? डेक्स बोलता है, हाँ हाँ, तुम बहुत ज्यादा करीब आ गई है ब्रूनस। फिर ब्रूनस मिखाइल डेक्स को एक लेटर देती हुई बोलती है, ये एक सिफारिश पत्र है जो मैंने खुद लिखा है। इसके साथ तुम्हें शायद इस पूरे किंगडम में कहीं भी सुरक्षा मिल सकेगी। तभी कुछ नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है, आपने क्वेस्ट रिवॉर्ड प्राप्त कर लिया है, आपने आइटम रिकमेंडेशन लेटर ऑफ द ब्रूनस प्राप्त किया है। और डेक्स उस लेटर को लेकर बोलता है, शुक्रिया, पर सुरक्षा, क्या इस देश में कोई युद्ध होने वाला है? लेकिन ब्रूनस मिखाइल बोलती है, तुम इसके बारे में नहीं जानते हैं ना, किंगडम की मौजूदा हालत बहुत खराब है। अगर तुम सुरक्षित रूप से यात्रा करना चाहते हो तो ऐसे सिफारिश पत्रों का पूरा डिब्बा भी काफी नहीं होगा। ब्रूनस मिखाइल की बात सुनकर डेक्स बोलता है, किंगडम की हालत, तुम्हारा क्या मतलब है? और डेक्स अपने मन में सोचता है, मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। कम से कम ये वो जानकारी है जो यूजर के पास नहीं है। क्या ये कुछ ऐसा है जिसे सिर्फ एनपीसी से ही सुना जा सकता है? ब्रूनस मिखाइल बोलती है, सच्चाई ये है, शाही परिवार में हाल ही में स्थिति अच्छी नहीं लग रही। वर्तमान राजा बूढ़े हो गए हैं और राजकुमार को गद्दी पर बैठना होगा, लेकिन राजकुमार बहुत छोटे हैं। इस वजह से हर जगह से सत्ता के भूखे कट्टरपंथी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगे हैं। उनमें से सबसे ऊपर डूक बेरहन होगा। वह कुलीन गुट के नेता के रूप में आगे आया है, अधिकांश कुलीन को इकट्ठा किया और राजा को अपनी कठपुतली बनाने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, वह पड़ोसी देश के साथ युद्ध करने का सुझाव भी दे रहा है। मुझे यकीन है कि वह युद्ध के कारण उपलब्ध होने वाली फंड को हड़पने की कोशिश करने वाला है। उसके बाद देश का क्या हाल होगा कोई नहीं बता सकता। डेक्स उसकी बात सुनते समय अपने मन में बोलता है, ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा परेशान करने वाला है। अगर संभव हो तो मैं इससे दूर ही रहना चाहूँगा। लेकिन तभी ब्रूनस मिखाइल थोड़ी तेज आवाज़ में बोलती है, सिफारिश पत्र में मैंने विस्तार से लिखा है कि तुमने मेरे बेरनी की समस्या को कैसे हल किया। अगर तुम इसे वहाँ ले जाते हो तो शाही परिवार भी तुम्हें बहुत सम्मान की नज़र से देखेंगे। तुम्हें सबसे पहले काउंट ब्रोकेन को ढूंढना होगा। मुझे यकीन है कि वह महसूस करेंगे कि तुम कितने सक्षम हो और तुम्हें जरूरी काम सौंपेंगे। क्या तुम कृपया मारून किंगडम को अपनी शक्ति दोगे? लेकिन डेक्स परेशान होता हुआ अपने मन में बोलता है, जैसे ही मैंने सोचा था कि मुझे इससे दूर रहना है, तभी ये सब क्या हो रहा है। और तभी एक स्क्रीन पॉपअप होती है जिसमें लिखा होता है, मिशन अपडेट, मार्डन किंगडम उन देशों से घिरा हुआ जो गुंडों की तरह व्यवहार करते हैं। मार्डन किंगडम के भीतर बदलाव की हवा चल रही है जो इन शक्तिशाली देशों के बीच अपने व्यवहार से सतर्क रहते हुए जीवित रहा है। अगर तुम बदलाव को ऐसे समय में बस यूं ही जाने दोगे तो तुम्हें बार्ड एनर्जी नहीं कहा जा सकता, है ना? आगे बढ़ो और इस बदलाव की हवा का मेन कैरेक्टर बनने की कोशिश करो। मॉडर्न किंगडम और उसके शाही परिवारों में योगदान दो। तुम्हारे कार्यों के आधार पर इस मिशन की सामग्री बदल सकती है। और डेक्स उस आए हुए स्टेटस विंडो को देखता हुआ सोचता है, ये एक क्वेस्ट नहीं है बल्कि एक मिशन है ना? ये मुझसे ये भी नहीं पूछ रहा कि क्या मुझे इसे स्वीकार करना है या नहीं। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है ना? ये कमीना गेम। और डेक्स अंदर से गुस्सा होता हुआ पर बोलता है, हाँ मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और ब्रूनस मिखाइल डेक्स की बात सुनकर खुश होती हुई बोलती है, मुझे पता था कि तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। मुझे विश्वास था कि तुम इस मिशन को स्वीकार करोगे। डेक्स बोलता है, हाँ हाँ तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। ब्रूनस मिखाइल उनकी बातें खत्म होने के बाद ब्रूनस मिखाइल के मेंशन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर डेक्स जा रहा था और ब्रूनस मिखाइल उसे बाय करती हुई बोलती है, तुम्हारी यात्रा सुरक्षित हो डेक्स। और बहुत ज्यादा खुश होती बोलती, जब मन करे मुझसे संपर्क करना, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी। और डेक्स बोलता है, हाँ हाँ जरूर। लेकिन मन में तो कुछ और सोच रहा था। लानत है, लगता
लगता है मैंने एक बहुत ही परेशानी करने वाला कनेक्शन बना लिया है। लेकिन डेस्क के जाते हुए ब्रूनस मिखाइल अपने मन में बोल रही थी, ये सिर्फ मेरे इंस्टिंक्ट की बात नहीं है, मुझे यकीन है एक बार उससे मिलने के बाद एक बेवकूफ भी जान जाएगा वो एडवेंचर ही वह चाबी है जो इस दुनिया को बदल देगा। और फिर हमें बताया जाता है ब्रूनस मिखाइल के विचार एकदम सही थे। जोंग, मेरा मतलब डेस्क के कार्यों ने आर्केडिया नामक दुनिया को बदलना शुरू कर दिया था। चाहे वह ये चाहता था या वो बस बहाव था जिसमें वो बहना चाहता था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके कार्यों से कई किस्मत बदल गई थी या कई लोगों की किस्मत बदल गई थी। यह एक अपरिवर्तनीय कठोर तथ्य है जो उसके द्वारा छोड़े गए प्रभावों के कारण हुआ है। भले ही जो कुछ हुआ है वो ज़्यादातर इलॉजिकल हो या वह वर्ल्ड है जो यूजर के लिए बनाया गया है। आर्केडिया कौन उसे सजा देने की हिम्मत करेगा जिसके खेल इस गेम के मूल इरादे के सबसे करीब है। और इससे भी ज़्यादा जरूरी बात यह है कि जो ट्रोलिंग वह अब से करेगा, मेरा मतलब जो उपलब्धियां हासिल करेगा, उसने अब तक जो कुछ भी किया है वो बस एक प्यार लगेगा। उसके बाद हमें डेस्क को दिखाया जाता है जो उस गेट से बाहर जा रहा था जिससे वह इस शहर में आया था। इसका मतलब था कि वह अब एक नए एडवेंचर पर जा रहा है। लेकिन तभी डीमन किंग बोलता है, वो मास्टर क्या ये सच में ठीक है? डेस्क बोलता है, क्या ठीक है? डीमन किंग बोलता है, मैं जानता हूं कि जब इंसानी राजनीति की बात आती है तो चीजें निश्चित रूप से जटिल हो जाएगी, भले ही यह देश के लिए हो। लेकिन क्या आपको परेशानी भरी चीजें करना पसंद नहीं? डेस्क बोलता है, खैर वह बिल्कुल सही बात है, पर चूंकि चीजें ऐसे ही बदल गई है मैं बस पूरा करूंगा। लेकिन डीमन किंग को कुछ समझ नहीं आता कि डेस्क क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। फिर डेस्क बोलता है, क्या मैं वैसे ही ये सब सिर्फ पॉसिबिलिटी कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ? लेकिन तभी कुछ नोटिफिकेशन आने लग जाती है जिसमें लिखा होता है, सिस्टम एरर से संबंधित समस्याओं का समाधान हो गया है। ग्लोरियस हेवन मेडल के स्टेट को पूरी तरह एडजस्ट कर दिया गया है। असुविधा के लिए क्षमा चाहते हैं। हम आशा करते हैं कि आप यहाँ अपने समय का आनंद लेंगे। उसके बाद डेस्क के पास जो नेकलेस होता है वो बहुत तेज से ग्लो होने लग जाता है, जिस कारण डेस्क भी सही से देख नहीं पा रहा था। और डीमन किंग डेस्क के कंधे से घबराता हुआ बोलता है, वह ये इतना हंगामा क्यों हो रहा है? डेस्क भी अपने मन में सोचता है, रोशनी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तभी हमें उस रोशनी के बीच में किसी के पंखों को दिखाया जाता है और डेस्क उसे देखकर बोलता है, ये क्या है? लेकिन डीमन किंग ये देखकर थोड़ा चौंका हुआ होता है और बोलता है, एक मिनट रुको, ये ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन तभी कुछ स्क्रीन पॉपअप होती है जिसमें बताया जाता है, ग्लोरियस हेवन मेडुला के प्रभाव के रूप में आपने होली नेचर के साथ कनेक्शन प्राप्त कर लिया है। आपकी रक्षा करने के लिए गार्डियन एंजल को बुलाया गया है। आइटम स्थायी रूप से आपसे जुड़ गया है, इसे हटाना असंभव होगा। और तभी एक एंजल को दिखाया जाता है जो उस रोशनी से बाहर आ रही थी जिसके सामने डेस्क खड़ा होता है। और तभी उधर एक छोटी सी एंजल को दिखाया जाता है जो उधर खड़ी होती है। उसके ऊपर लिखा होता है, स्टार ऑफ गैलरी एंड होलीलेंस आर्क एंजल माइकल। तो दोस्तों यहीं पर चैप्टर 20 का अंत होता है। क्या जबरदस्त मोड़ आया है। एक तरफ तो डेस्क ने ब्रूनस मिखाइल के लिए माइनिंग स्लेव का सिस्टम सेट करके 12 मिलियन बोन कमा लिया और एक मिशन ले लिया। वहीं दूसरी तरफ क्रिएटर ने भी उसकी हरकतों पर ध्यान दे दिया। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब उसे मेडुला ने काम करना शुरू किया और डेस्क के सामने खुद आर्क एंजल माइकल आ गई। अब देखना यह है कि बार्ड ऑफ एनर्जी और एक गार्डियन एंजल की जोड़ी आगे क्या आर्केडिया की दुनिया में और क्या धमाका मचाएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में बताएं कि माइकल और डेस्क की जोड़ी कैसी लगेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें ताकि आप अगले चैप्टर को बिल्कुल भी मिस ना करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में। बाय बाय गाइस।